चैप्टर 31। आखिर सुधा ने क्या की? तरुण से भागकर शादी। वही राघव और रिया गांव के आसपास सुधा को ढूंढ रहे थे। महेंद्र और सोनिया गांव में ही सुधा को ढूंढते रहे थे। वही दूसरी तरफ शादी के टेंट में ध्रुव की मौसी मिस्टर कुमार और उनकी मां से कहती हैं। ध्रुव की मौसी गुस्से में बिलबिलाते हुए, आपकी बड़ी बेटी भूमि के बारे में मुझे सब मालूम है। कैसे उसे उसके पति ने उसे शादी के 1 महीने के अंदर ही अपने घर से निकाल दिया। चिल्लाते हुए, क्योंकि इनकी बेटी भूमि का चक्कर अपने परेशान आशिक के साथ चल रहा था। अभी भी इनकी बेटी अपने पति और आशिक दोनों के साथ आई हैं। इनकी बेटी के पति का तो पता नहीं कहाँ गायब हैं। इनकी बेटी अपने पति की गैर मौजूदगी में कैसे अपने आशिक के साथ घूम रही हैं। भूमि अपने बारे में इतनी गलत बात सुनकर सदमे में चली जाती हैं। वही दादी ध्रुव की मौसी से कहती हैं। भूमि की दादी ध्रुव की मौसी से, ये सब झूठ हैं। मेरी भूमि के बारे में आपको क्या पता है? मेरी बच्ची कितने दुख झेल रही, आपको क्या मालूम? तभी गांव वाले ध्रुव के परिवार से बोलते हैं। मुखिया जी, अब एक गलत शब्द भी हम राघव जी पत्नी यानी भूमि बेटिया के बारे में नहीं सुनेंगे। सरपंच, आपको किसी के ऊपर इल्जाम लगाने का हक किसने दिया? वही कुणाल एक कोने में आइसक्रीम खाते हुए सार तमाशा देख रहा था। कुणाल को बहुत मजा आ रहा था। वही ध्रुव की मौसी को भूमि के बारे में उल्टी सीधी बातें बताने वाला कुणाल ही थी। वही बलबीर सिंह ध्रुव के माता पिता से कहता है। बलबीर सिंह, अगर आपको ये शादी नहीं करनी तो आप बारात लेकर लौट जाए, पर हमारे घर की बच्चियों के ऊपर गलत इल्जाम मत लगाए। ध्रुव, सब लोगों से, जब तक मैं सुधा जी से बात नहीं कर लेता मैं कहीं नहीं जा रहा। मेरी जिंदगी है, कोई मजाक नहीं। मैं सुधा जी से अपने सवालों के जवाब लिए बिना नहीं जानने वाला। अगर किसी को जाना है वो जा सकता है। ध्रुव की मां। ध्रुव बेटा, अब यहां रुकना अपनी बेइज्जती बराबर है। ध्रुव, मां मैंने कह दिया तो कह दिया। ध्रुव की मौसी ध्रुव की मां से, अरे दीदी, इनकी बेटी ने हमारे ध्रुव पर जादू टोना कर दिया है, तभी ऐसी बात कर रहा है। वही राजीव जब एक फोन सुनकर टेंट में लौटता है तो अपने पिता दादी और भूमि को सदमे में बैठा देख हैरान रह जाता है। राजीव सबसे उनके सदमे में जाने का कारण पूछता है तो सब बताने से हिचकिचा रहे थे, क्योंकि कोई भी दोबारा उन गलत बातों को दोहराना नहीं चाहता था। वही कुणाल राजीव को अपने साथ कोने में ले जाकर उसे ध्रुव की मौसी की बातें नमक मिर्च लगाकर बताता है और साथ ही ये भी कहता है। कुणाल, राजीव, ये सारी बातें खुद राघव ने ध्रुव की मौसी को बताई थीं, तभी तो खुद वो गायब हैं। आज भूमि के ऊपर ये जो इल्जाम लगे हैं सब राघव की वजह से। वो राघव यही तो चाहता था, तभी तो यहां रुका हुआ था। राजीव गुस्से में जलते हुए, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। राघव को तो बाद में देख लूंगा, पहले ध्रुव की मौसी को देखता है। राजीव गुस्से में स्टेज पर पहुंचता है और ध्रुव की मौसी से कहता है। राजीव, मैं भूमि का बड़ा भाई, अब बोलो क्या बोल रही थी? ध्रुव की मौसी, मैं क्या बोलती? मैं तो वही बोल रही थी जो सच है, कि तुम्हारी बहन भूमि कैरेक्टरलेस है। राजीव अपना आपा खो देता है और ध्रुव की मौसी का गला दबाने लगता है। जसवंत और लव राजीव को पकड़कर वहां से दूर करते हैं। वही राजीव चिल्लाते हुए कहता है। राजीव, अगर मेरी बहन के बारे में कोई गलत बोलेगा तो उसे मैं जान से मार दूंगा। राजीव के इस हरकत के बाद ध्रुव की मां कहती हैं। ध्रुव की मां बलबीर सिंह से, आप जैसे घटिया लोगों की असलियत हमें वक्त रहते पता चल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। ध्रुव से, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले तो तुम मेरा मारा मुंह देखोगे। बारात ने जैसे ही वापस जाने के लिए कदम बढ़ाए तभी उन सबने सुधा और तरुण को एक साथ आते देखा। दोनों के गले में वरमाला पड़ी थी और सुधा की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र देख सब पहले तो हैरान हुए। फिर ध्रुव की मां बोली। ध्रुव की मां, हमें तो पहले ही पता था कि ये सुधा अपने आशिक के साथ भाग गई हैं, अब सब देख लो। सुधा की मां उसके पास जाकर उसे एक चांटा मारकर कहती हैं। सुधा की मां सुधा से, ये सब क्या है? बोलो सुधा।
सुधा रोने लगती हैं। तब तरुण सुधा का हाथ पकड़कर कहता है, तरुण, सब लोगों से मैं और सुधा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए हमने शादी कर ली। सास्तानी, सुधा का पिता उसके पास आकर बोलता है। सुधा का पिता गुस्से में, सुधा, अगर तुम्हें इस तरुण से ही शादी करनी थी तो तुम हमें पहले ही बता देती। हमने तुमसे तुम्हारी मर्जी पूछी थी। सुधा डरते हुए, पापा वो। सुधा का पिता, वो क्या सुधा? सुधा बताती हैं, उसके और तरुण के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जिसके चलते सुधा ने तरुण को छोड़ने का फैसला कर लिया था। इस ही बीच ध्रुव का रिश्ता आ गया तो उसने गुस्से में ध्रुव से शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर उसे समझ आ गया कि वो तरुण के बिना जी नहीं सकती, इसलिए उसने भागकर तरुण से शादी कर ली। वही ध्रुव सुधा के पास आकर बोलता है, हाथ है ध्रुव, असिसरो ने न्यायान दी। सुधा जी, आज आपकी नासमझी के कारण आपके और मेरे परिवार की इतनी बेइज्जती हुई है। आप बहुत मतलबी लड़की हैं। वही बारात लौट जाती हैं। सुधा का पिता जसवंत कहता है, जसवंत, सुधा, आज से हमारा और तुम्हारा रिश्ता खत्म। आज तुम्हारी वजह से हमारे परिवार की ही नहीं बल्कि भूमि की भी इतनी बेइज्जती हुई कि वो बेचारी सदमे में चली गई। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। वही सुधा के तीनों चाचा तरुण को पीटने के लिए उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे। तभी बलबीर सिंह अपने बेटों को रोकते हैं और तरुण और सुधा से कहते हैं, बलबीर सिंह, सुधा, आज तुमने अपने परिवार की, गांव की सबकी नाक कटवा दी। हमारी आंखों के सामने से चली जाओ, फिर कभी हमारी आंखों के सामने मत आना। तरुण, सुधा के परिवार से आप सुधा को कुछ मत बोलिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। बलबीर सिंह, हमें तुम्हारे कोई बात नहीं सुनी, अब अपनी पत्नी को लेकर चले जाओ। सुधा रोना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, सुधा, हाथ जोड़कर, आप सब मुझे माफ कर दो। मैं आपकी नफरत के साथ ये रिश्ता शुरू नहीं कर सकती। सुधा की मौसी, सुधा बेटी, अगर ऐसा था तो तुम ये कदम उठाने से पहले अपने परिवार की इज्जत के बारे में जरूर सोचती। तो अब ये घड़ियाली आंसू मत बहाओ। सुधा की चाची भनुप्रिया सुधा को चले जाने को कहती हैं। वही तरुण सुधा को वहां से लेकर चला जाता है। गांव वाले भी बलबीर सिंह से विदा लेकर चले जाते हैं। बलबीर सिंह का पूरा परिवार अपने अपने माथे पर हाथ रखकर वहीं टेंट में बैठ गए। महेंद्र और सोनिया जब लौटते हैं तो सबको माथे पर हाथ रखा देखते हैं। फिर सोनिया अपने पिता बलबीर सिंह से पूछती हैं, सोनिया, पिताजी, बारात और गांव वाले कहाँ हैं? बलबीर सिंह, सोनिया, सुधा ने हमारी नाक कटवा दी। उसने भागकर उदार ने उस तरुण से शादी कर ली है। ये सुनकर सोनिया और महेंद्र हैरान रह जाते हैं। वही महेंद्र लव से वहां क्या हुआ पूछता है तो लव सब कुछ उसे विस्तार से बताता है। वही जब महेंद्र को ये पता चलता है कि ध्रुव की मौसी ने भूमि को भी बहुत गलत गलत बोला है, जिसकी वजह से भूमि सदमे में बैठी है। वही महेंद्र भूमि के पास जाता है तो देखता है कि मिस्टर कुमार और उनकी माँ भूमि के पास बैठकर रो रहे थे और भूमि सदमे में गुमसुम बैठी थी और राजीव कोने में खड़ा खड़ा राघव को उल्टा सीधा बोल रहा था। क्या ध्रुव की मौसी के लगाए इल्जामों के कारण राघव और भूमि के रिश्ते में और दूरी बढ़ जाएगी? चैप्टर 32। भूमि को हुई राघव से नफरत। वही महेंद्र राघव को फोन कर लौटने को कहता है। वही महेंद्र को एक बात का डर सता रहा था कि जब राघव लौट कर आएगा तो राजीव जरूर बवाल करेगा। वही महेंद्र टेंट के बाहर खड़ा होकर राघव का इंतजार कर रहा था। तभी कुछ आधे घंटे बाद राघव और रिया लौटते हैं। रिया और राघव कार से उतरते हैं तो राघव महेंद्र से कहता है, राघव जल्दबाजी में, मामा जी, मुझे अभी मुंबई लौटना होगा, आप भूमि को बता देना। महेंद्र, दामाद बाबू, आखिरी बात क्या है? राघव, वो मोम का फोन आया था। दादी की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं और मुझे ही याद कर रही हैं, तो मैं चलता हूं। वही राघव अपना सामान लेकर 10 मिनट के अंदर ही निकल जाता है। वही रिया महेंद्र से पूछती हैं कि क्या सुधा मिली? महेंद्र ने रिया को सब कुछ बता देता है। रिया, मामा जी, ध्रुव की मौसी की इतनी हिम्मत कि उसने भूमि दी को इतना गलत बोला। महेंद्र, भांजी, अब तुम गुस्सा मत करो, सब पहले ही गुस्सा और दुखी हैं।
तुम चलकर भूमि को संभालो। वही रिया भूमि के पास पहुंचती हैं तो रिया को देख भूमि उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती हैं। वही सुधा की मां का भी रो रो बुरा हल हो चुका था। अगले दिन कुमार फैमिली बलबीर सिंह के परिवार से विदा लेकर कुणाल के साथ मुंबई के लिए निकल जाती हैं। पूरे रास्ते सब बड़े ही चुपचाप बैठे थे। रात 10 बजे तक वो मुंबई पहुंच जाते हैं। कुणाल कुमार फैमिली को चोल छोड़ अपने घर चला जाता है। वही रिया घर का ताला खोल बोलती हैं, रिया, होम स्वीट होम, दुनिया में कहीं भी चले जाओ पर अपने घर से अच्छा कुछ नहीं। इस पर महेंद्र बोलता है, महेंद्र भांजी, बात तो तुम्हारी 16 आने सच है। वही सोनिया सभी के लिए चाय बनान कर लाती हैं। सफर के कारण सब बहुत थके चुके थे। सब चाय पीकर ही सो गए। वही अगले दिन कुमार हाउस में सफाई अभियान चल रहा था, क्योंकि बहुत दिनों से घर बंद होने के कारण घर में धूल, मिट्टी और मकड़ी के जाले चारों ओर लग चुके थे। सफाई के दौरान राजीव को फोटो एल्बम मिलती हैं और वो उसे देखने लगता है। राजीव सबसे ताला आससा से भूमि बचपन में कितनी मोटी थी। मामी से, मामी जी ये देखिए भूमि की बचपन की फोटो। सोनिया मामी झाड़ू नीचे रखकर राजीव से फोटो एल्बम लेकर भूमि की बचपन की तस्वीरें देखती हैं। सोनिया मामी, भूमि बचपन में तो चिंटू से भी ज्यादा गोलू मोलू थी और भूमि कितनी क्यूट भी लग रही हैं। दादी, तुम्हें पता है सोनिया बचपन में भूमि के जितना कोई शैतान नहीं था। भूमि अकेली ही पूरे घर को सिर पर उठाकर रखती थी। जिद्दी तो इतनी थी कि एक बार जिस चीज पर उंगली रख दी तो वो चाहिए ही चाहिए। महेंद्र, एक बार बड़ी भांजी ने मुझे गुस्से में टॉयलेट में बंद कर दिया था। रिया, अब भूमि दी को देखकर बोल ही नहीं सकता, वो बचपन में इतनी शैतान थी। राजीव, वैसे भूमि कहाँ है? सुबह से दिखी नहीं। दादी, भूमि बहुत ज्यादा दुखी थी तो मैंने उसे मंदिर जाने को कहा था। वो मंदिर गई हैं, भगवान की शरण में उसे बेहतर महसूस होगा। मिस्टर कुमार, माँ आपने ये अच्छा किया। ये नादी। वही भूमि भगवान के दर्शन कर मंदिर के एक कोने में बैठकर भगवान से बात कर रही थी। भूमि अपने आंसू पोंछते हुए, भगवान अपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया? मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर अपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों आप राघव को मेरी जिंदगी में लाए? उसकी वजह से मुझे कितना कुछ सहना और सुना पड़ता है। भगवान, ये कहाँ का इंसाफ है? करें कोई भारें कोई। राघव की बहन की आत्महत्या में मेरा तो दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी उसकी साज़ मुझे क्यों मिल रही हैं? जब से राघव मेरी जिंदगी में आया है, मैं एक भी दिन चैन से नहीं सो पाई हूं। मुझे हमेशा यही डर सताता रहता है। अब राघव क्या करने वाला? भगवान, मैं बहुत ज्यादा टूट चुकी हूं। अब मुझसे राघव का टीचर बर्दाश्त नहीं होता। भूमि फिर से रोने लगती हैं। तभी भूमि की नज़र एक जोड़े पर पड़ती हैं जो एक दूसरे की बहुत केयर कर रहे थे। उन्हें देख भूमि खुद से बोलती हैं, भूमि, अपने आप से, मैंने क्या चाहा था और मुझे क्या मिल गया? भूमि राघव के बारे में सोचकर बोलती हैं, भूमि, राघव खुद को क्या समझता है कि वो अपने पैसों के बल पर चाहे जो कर सकता है। अब मैं कभी में दोबारा उस राघव का चेहरा नहीं देखूंगी। मैं ही पागल थी जो उस हैवान के प्यार में पड़ गई। वहीं दूसरी तरफ राघव की दादी दोपहर तक हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर लौट आई। वही जब करिश्मा को पता चला कि राघव लौट आया है तो वो राघव से मिलने उसके घर पहुंच गई। वही पूरी जिंदल फैमिली गार्डन में बैठकर शाम की चाय पी रही थी। दूसरी तरफ कुमार फैमिली अपने घर की सफाई करके बैठी थी। रिया भूमि को उदास देखकर उसे कहती हैं, रिया, भूमि को हंसने के लिए, भूमि दी, आपको पता है चिंटू ने चंद्रप्रकाश अंकल के ऊपर छिपकली फेंक दी। आपको देखना चाहिए था कि चंद्रप्रकाश अंकल कैसे चिल्लाते घूम रहे थे। वो सीधी नहीं याद है। भूमि ने रिया की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वो कमरे में चली गई। और वही मिस्टर कुमार ने रिया से कहा कि उन्हें भूमि को थोड़ा वक्त देना चाहिए। भूमि खुद ही सभी बेकार की बातों से उभर जाएगी। वही 2 दिन बाद जब भूमि दादी के साथ मंदिर से घर लौटी तो उसे सोनिया मामी ने एक लिफाफा पकड़ाकर कहा, सोनिया मामी,
भूमि बेटा, ये तुम्हारे लिए आया है। भूमि ने मामी से लिफाफा लेकर जब खोला तो उसमें एक लेटर निकला। उस लेटर को पढ़ बहुत दिनों बाद भूमि के चेहरे पर मुस्कान आई और भूमि खुशी से बोली, भूमि, दादी मुझे जॉब मिल गई। दादी खुश होते हुए, ये तो बहुत अच्छा है। तभी मिस्टर कुमार भी बाहर से लौटते हैं तो भूमि उन्हें भी बताती हैं उसे जॉब मिल गई हैं। पर मिस्टर कुमार ज्यादा खुश नहीं होते और जाकर कुर्सी पर बैठकर भूमि से कंपनी का नाम पूछते हैं। मिस्टर कुमार, भूमि, उस कंपनी का नाम क्या है? कहीं वो राघव की कंपनी तो नहीं? भूमि, डैड आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ वक्त पहले एक स्कूल में टीचर की जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था तो वहीं से लेटर आया है। मुझे स्कूल में इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई है, 10 दिन बाद ज्वाइन करना है। ये सुनकर मिस्टर कुमार को थोड़ी तसल्ली हुई। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने ऑफिस में एक मीटिंग कर जब अपने कैबिन में लौटा तो उसने करिश्मा को अपने कैबिन में बैठे देखा। राघव, करिश्मा तुम यहाँ? करिश्मा नाराज होते हुए, राघव, हम दोस्त हैं तो क्या मैं तुमसे मिलने भी नहीं आ सकती? राघव, करिश्मा तुम मुझसे काफी नाराज लग रही हो, क्या बात है? कल भी जब तुम घर आई थी मुझसे कुछ कहना चाह रही थी। करिश्मा, जी हाँ, मैं अपने दोस्त के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ। कितना वक्त हो गया, हमने ठीक से बात भी नहीं की। राघव, ठीक है, हम आज लॉज पर चल सकते हैं। करिश्मा बहुत खुश हो जाती हैं। करिश्मा मन ही मन राघव को पंसद करने लगी थी। करिश्मा बस हर पल राघव के आसपास रहना चाहती थी। राघव अपना सारा काम खत्म करके करिश्मा के साथ लॉज पर चला जाता है। वही दोनों एक 5 स्टार होटल में लॉज करने पहुंचते हैं। वही कुणाल और राजीव भी उस होटल में एक मीटिंग के सिलसिले में आए हुए थे। वो मीटिंग कर जा ही रहे थे कि कुणाल की नज़र राघव और करिश्मा पर पड़ती हैं। वही करिश्मा राघव को जबरदस्ती अपने हाथों से खाना खिला रही थी। ये नज़र देख कुणाल राजीव का जी जलाते हुए कहता है, कुणाल, यार राजीव, तुम्हारे राघव जीजू देखो क्या कर रहे हैं। जब राजीव देखता है कि राघव किसी दूसरी लड़की के हाथों से खाना खा रहा है तो गुस्से में वो बोलता है, राजीव, ये यहाँ ऐश कर रहा है, वहां मेरी बहन किसी वजह से लोगों के ताने सुन रही हैं, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। कुणाल राजीव को शांत करते हुए, राजीव, हर वक्त गुस्सा ठीक नहीं है, हम मौका मिलने पर राघव से बदला जरूर लेंगे, पर फिलहाल चलो। आखिरी अब क्या रंग लाएगी भूमि और राघव की नफरत और मोहब्बत से भारी दस्ता? चैप्टर 3। महेंद्र ने बनाया रश्मि की डायरी चोरी करेगा अनोखा प्लान। वही रात 9 बजे पूरा कुमार परिवार टीवी देख रहा था। तभी राजीव ऑफिस से बड़े गुस्से में लौटता है और टीवी बंद करके सबसे कहता है, राजीव, अपने परिवार से, आप यहाँ टीवी पर नाटक क्या देख रहे हैं? आपको तो उस राघव की अय्याशी का नाटक देखना चाहिए था। महेंद्र, भांजे राघव ने अब क्या कर दिया? राजीव गुस्से में दीवार पर मुक्का मारकर कहता है, राजीव, यहाँ मेरी बहन पल पल तड़प रही हैं और वो राघव होटल में किसी लड़की के हाथों से हंस हंस कर खाना खा रहा था। लोग मेरी बहन के कैरेक्टर पर उंगली उठ रहे हैं, पर असल में तो कैरेक्टरलेस वो राघव हैं। अपने पिता से, डैड, मैं उस राघव को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर कुमार, राजीव बेटा, पहले तुम यहाँ कुर्सी पर बैठो। रिया से, रिया, अपने भैया के लिए पानी ले आओ। वही शोर सुन भूमि भी कमरे से बाहर आती हैं और राजीव उसे गुस्से का कारण पूछती हैं। भूमि, भैया, क्या बात है? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ है? राजीव भूमि की ओर देखकर कहता है, राजीव, वो कमीना राघव लड़की के साथ होटल में अय्याशी कर रहा है और यहां मेरी बहन का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। भूमि राजीव की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और सबसे कहती हैं, भूमि, वो लड़का है इसलिए वो कुछ भी कर सकता है और मैं एक लड़की हूं इसलिए मैं अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकती। भूमि रोते हुए घर के बाहर चली जाती हैं
वही मिस्टर कुमार भी भूमि के पीछे जाने लगते हैं तो महेंद्र उनसे कहता है, महेंद्र, जीजा जी, मैं जाकर भांजी को देखता हूं, आपको परेशान देख वो और भी परेशान हो जाएगी। वही महेंद्र भूमि के पीछे पीछे चोल के पास वाले शिव मंदिर पहुंचता है, जहां वो भूमि को एक कोने में मुंह नीचे कर बैठे देखता है। महेंद्र भूमि के पास पहुंचा, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेर कर कहता है, महेंद्र, भांजी तू रो मत, अभी तेरा मामा जिंदा है, मैं उस राघव के हाथ पैर तोड़ दूंगा, आखिर वो खुद को समझता क्या है। भूमि अपने आंसू पोंछकर, मामा जी, आप मुझे उस राघव से बस छुटकारा दिलवा दो, मैं अब और उसका टोंचर बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब उसके मन में आता है तो पत्नी पत्नी करता मुझे परेशान करने आ जाता है। जब राजीव भैया पर उसे गुस्सा आता है तो मुझे जली कटी सुनता है। मैं क्या उस राघव की गुलाम हूं जो उसका हर अच्छा बुरा सहती रहूंगी। हाय। महेंद्र भूमि के पास नीचे ही बैठ जाता है और उसे कहता है, महेंद्र, भांजी वो राघव तुम्हें डिवोर्स देने के नाम पर इतना गुस्सा हो जाता है कि सामने वाले की जान ले ले। वो मैंने अभी कुछ दिन पहली राघव के पैरों में बैठकर गिड़गिड़ाते हुए उसे कहा कि वो तुम्हें डिवोर्स देकर आज़ाद कर दे और जो भी अपनी बहन की मौत का बदला लेना है वो मुझसे ले ले। तो उसने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, मामा जी, अपने बीवी बच्चे की जान प्यारी नहीं है क्या? अगर अगली बार मुझसे भूमि को डिवोर्स देने की बात कही तो आपके बीवी बच्चे को जान से मार दूंगा। आप मुझे अच्छे से जानते हैं मैं कितना खतरनाक इंसान हूं। भूमि, मामा जी, क्या मुझे राघव का टीचर जिंदगी भर सहना होगा? महेंद्र, भांजी, राघव का टीचर तो तभी बंद होगा जब वो अपने बदले के इरादे को भूल जाए, पर राघव कुछ भूलने वाले इंसानों में से नहीं है। भूमि जोरों से रोने लगती हैं और कहती हैं, भूमि, अगर मामा जी ऐसा ही चलता रहा तो मैं भी राघव की बहन रश्मि की तरह आत्महत्या कर लूंगी, फिर ही उस राघव को चैन आएगा। महेंद्र डांटते हुए, खबरदार, अगर अगली बार तुमने मारने की बात की, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं दीदी को क्या मुंह दिखाऊंगा। दीदी से मारते वक्त मैंने तुम सबका ख्याल रखने का वादा किया था। कुछ पल के लिए दोनों चुप बैठ जाते हैं। तभी महेंद्र भूमि से बोलता है, महेंद्र, भांजी, तुम रश्मि की डायरी भूल गई, अब वो ही हैं जो राघव के चंगुल से तुम्हें निकाल सकती हैं। भूमि अपने आंसू पोंछकर कहती हैं, भूमि, उस डायरी से हमें रश्मि की आत्महत्या की असली वजह पता चल जाएगी। उसके बाद राघव का राजीव भैया से बदला लेने का कोई मतलब ही नहीं होगा, और जब बदला ही नहीं रहेगा तो राघव मुझसे ये झूठ रिश्ता जोड़ा कर क्या करेगा। मामा जी, हम कल फिर राघव के घर रश्मि की डायरी चोरी करने चले गए। महेंद्र, भांजी पिछली बार का भूल गई, हम कितनी मुश्किल से अपनी जान बचाकर भागे थे, और अब तो राघव ने वो डायरी कहीं सेफली रखती होगी। इस बार हमें डायरी ढूंढने में वक्त लग सकता है, हमें कुछ और सोचना होगा। भूमि, जैसे क्या? महेंद्र, भांजी, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। तभी महेंद्र मामा को मंदिर के बाहर एक आइसक्रीम वाले का ठेला दिखाई देता है। महेंद्र, भांजी, चलो आइसक्रीम खाते हैं। फिर भूमि और महेंद्र मामा आइसक्रीम खाते हुए रश्मि की डायरी चोरी करने का प्लान सोच रहे थे। तभी महेंद्र के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो आइडिया भूमि के कान में बता देते हैं, और आइडिया सुनकर भूमि कहती हैं, भूमि, मामा जी, आप ग्रेट हो। वहीं दूसरी तरफ राघव अपने कमरे में अपनी और भूमि की शादी की वीडियो देख रहा था। वीडियो देखकर राघव खुद से बोला, राघव, भूमि दुल्हन के जोड़े में कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अचानक ही राघव भूमि की तारीफ करते करते चुप हो जाता है, क्योंकि उसे याद आ जाता है कि वो राजीव की बहन है, वही राजीव जिसकी वजह से उसकी बहन इस दुनिया में नहीं है। राघव टीवी बंद कर देता है और अपना फोन उठकर कहता है, राघव, भूमि बहुत दिन चैन से रह ली। राघव भूमि को फोन करता है पर भूमि उसका फोन नहीं उठती। राघव कम से कम भूमि को 50 बार फोन करता है, भूमि फिर भी फोन नहीं उठती। राघव, भूमि कितनी मतलबी हो चुकी हैं, उसे पता है मेरी दादी हॉस्पिटल में भर्ती हुई थी, फिर भी उसने दादी की खैर खबर लेने के लिए फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। आखिरी बहन भी तो उस राजीव की हैं।
राघव को अचानक ही भूमि पर गुस्सा आने लगता है और वो महेंद्र मामा को फोन करता है, तो महेंद्र भी फोन नहीं उठता। राघव, फोन साइड टेबल पर रख। कोई बात नहीं भूमि, तुम्हें तो मैं परसों देखता हूं। फिर राघव जल्दी सो जाता है क्योंकि कल उसे एक मीटिंग के सिलसिले में लंदन जाना था। आखिरी भूमि और महेंद्र ने रश्मि की डायरी चोरी करने में इस बार कामयाब हो पाएंगे या फिर से पकड़े जाएंगे। चैप्टर 34। राघव के घर आई नई नौकरानी। सुबह के 5 बजे रहे थे। अभी बाहर हल्का हल्का अंधेरा बाकी था। वही राघव भी अपनी अलार्म क्लॉक के अलार्म के साथ जाग चुका था। राघव ने अपने जोगिक के कपड़े और शूज पहनकर कानों पर हेडफोन लगाए और फिर वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकल गया। राघव आगे आगे, उसके बॉडीगार्ड पीछे। ताइका पीछे। राघव वॉक करते करते जुहू बीच पहुंच जाता है और एक समुद्र के किनारे खड़ा होकर वहां की खूबसूरती निहार रहा था। तभी राघव का एक बॉडीगार्ड उसे पसीने पोंछने के लिए टॉवल देता है। राघव पसीना पोंछकर खुद से कहता है, राघव, आज की सुबह बहुत ही खूबसूरत है। जियत सा नहीं, ऐसा नहीं। तभी राघव को पानी में भूमि का मुस्कुराता चेहरा दिखाई देता है। राघव चौक पीछे मुड़ता है, पर पीछे उसके बॉडीगार्ड के अलावा कोई और वहां मौजूद नहीं था। राघव फिर अपनी वॉक पर निकल जाता है। 1 घंटे वॉक कर राघव घर पहुंचता है। फिर वो अपने पर्सनल घर के जिम में एक्सरसाइज करने चला जाता है। वही राघव खुद को शीशे में देखकर कहता है, राघव, इस हसीन चेहरे पर लाखों लड़कियां मरती हैं। हर लड़की मेरे ख्वाब देखती हैं, मेरे साथ एक कप काफी पीने को अपना खुश नसीब मानती हैं। वही दूसरी तरफ वो भूमि 50 बार उसे फोन किया, पर उस भूमि ने मेरा फोन नहीं उठाया। कुमार फैमिली कुछ तो गड़बड़ पिलन कर रही है, मुझे पता लगना पड़ेगा। राघव अपने एक बॉडीगार्ड को कुमार फैमिली पर नजर रखने को कहता है। वही राघव 8 बजे तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर पहुंचता है। राघव, गुड मॉर्निंग दादू। गुड मॉर्निंग दादी। दादी, अब आपकी तबीयत कैसी है? दादी, मैं पहले से बेहतर हूं। राघव नाश्ता कर अपने डैड के साथ लंदन की मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही राघव की मां अपने सास ससुर से इज्जत लेकर मंदिर के लिए निकल जाती हैं। राघव की मां जब पूजा पाठ कर मंदिर की सीढ़ियों पर पहुंची तो उन्होंने देखा एक लड़की को एक आदमी खींचकर अपने साथ कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा था और वो लड़की लोगों से मदद की गुहार लगा रही थी, पर कोई उसकी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। तभी राघव की मां चिल्लाते हुए उस आदमी से बोलती हैं, राघव की मां, लड़की को छोड़ दो वरना वरना अच्छा नहीं होगा। वो आदमी राघव की मां से बड़ी बदतमीजी से बोलता है। आदमी अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए, ए अपने काम से काम रख, चल निकल आ लड़की। राघव की मां से, मां सा हमें बच लो। राघव की मां अपने एक बॉडीगार्ड से उस आदमी को पकड़ने को कहती हैं। बॉडीगार्ड उस आदमी को पकड़कर लड़की का हाथ छुड़वा देता है। लड़की भागकर राघव की मां के पीछे छुप जाती हैं। राघव की मां उस लड़की से पूछती हैं, ये आदमी कौन है? लड़की रोते हुए, मां सा, ये मेरे चाचा जी हैं। चंद पैसों के लालच में मेरी शादी एक 70 साले के शराबी बूढ़े से करना चाहते हैं। अगर ये शादी हुई तो मैं पंखे से फांसी लगाकर मर जाऊंगी। राघव की मां उस लड़की से, बेटी तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी उस बूढ़े से नहीं होने दूंगी। उस लड़की का चाचा कहता है, चाचा? राघव की मां से, तू होती कौन है हमारे परिवार के मामले में पड़ने वाली? इसकी शादी तो उसी बूढ़े से होकर रहेगी, मैं उससे पैसे ले चुका हूं। चुप चाप, मेरी भतीजी को मेरे हवाले कर दो। राघव की मां, अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को फोन करके बुला लूंगी। चाचा? पुलिस के नाम से डर कर, अभी तो मैं जा रहा हूं, पर लौटकर फिर आऊंगा, कब तक तुम इसे बचाओगी? उस लड़की का चाचा वहां से चला जाता है। राघव की मां उस लड़की से बोलती हैं, राघव की मां, बेटी तुम्हें मैं कहीं छोड़ दूं? लड़की,
माँ सा, मेरा चाचा के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है, और ये शहर भी मेरे लिए नया है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। यहाँ चाचा मुझे शादी की वजह से लेकर आए थे। वही राघव की माँ को उस लड़की की एक बात थोड़ी अजीब लग रही थी कि उसने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है। राघव की माँ, बेटी तुमने इतना लंबा घूंघट क्यों कर रखा है? लड़की रोते हुए, जब मैंने शादी से इनकार किया, मेरे चाचा ने कल मुझे बहुत मार, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर चोट लग गई है, उसकी की वजह से मैंने घूंघट कर रखा। राघव की माँ को उस लड़की पर बहुत तरस आया। राघव की माँ, बेटी मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकती हूँ। लड़की, माँ सा, आप मुझे कहीं काम दिलवा दीजिए, मुझे घर का सारा काम आता है, मैं खाना भी बहुत अच्छा बनाती हूँ। राघव की माँ, बेटी तुम्हारा नाम क्या है? लड़की, माँ सा, मेरा नाम सुनहरी है। राघव की माँ सुनहरी को अपने साथ अपने घर ले आती हैं और उस नौकर के तौर पर रख लेती हैं। वही हेड नौकर रामू सुनहरी को सारा काम समझा देता है। दूसरी तरफ कुणाल अपने ऑफिस के कैबिन में बैठकर राघव और भूमि को दूर करने के पिल्लन बना रहा था। कुणाल अपने आप से उस राघव और भूमि को हमेशा हमेशा के लिए अगल करने का ये पिल्लन सही है। कुणाल अचानक ही हंसने लगा। तभी कुणाल के कैबिन में उसकी गर्लफ्रेंड मुक्ति आ जाती हैं और कुणाल के गले लगकर कहती हैं, मुक्त, कुणाल बेबी, इतने दिन से तुम कहाँ थे? न कोई फोन न कोई मैसेज। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। वही कुणाल झटके से मुक्ति को अपनी बाहों में लेकर कहता है, कुणाल जान, मैं जरूरी काम से शहर से बाहर गया था। तभी कुणाल की गर्लफ्रेंड डिनर का पिल्लन बनाती हैं। कुणाल भी मान जाता है। तभी कुणाल के कैबिन का कोई दरवाज खटखटाता है तो कुणाल पूछता है, कौन है? तो बाहर से राजीव कहता है, राजीव, यार कुणाल मैं हूं, अगर तुम फ्री हो तो क्या हम बात कर सकते हैं? कुणाल घबरा जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को वॉशरूम में छुपा देता है और उसे चुप रहने को कहता है। वही कुणाल राजीव को कैबिन में आने को कहता है। राजीव कैबिन में अंदर आते हुए कुणाल से कहता है, राजीव, यार कुणाल मुझे ऐसा लगा जैसे तुम्हारे साथ कैबिन में कोई है। कुणाल घबराते हुए, अरे नहीं, शायद तुम्हें कोई वहम हुआ होगा, हम लॉज पर चलते हैं। राजीव, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कुणाल, वो हम लॉज पर भी कर सकते हैं। फिर कुणाल राजीव को अपने कैबिन से लेकर चला जाता है। वही कुणाल की गर्लफ्रेंड वॉशरूम से बाहर निकलकर खुद से कहती हैं, मुक्ति, आज से पहले कभी कुणाल ने ऐसी हरकत नहीं की थी। आखिरी कुणाल की इस हरकत के पीछे क्या वजह हो सकती है, मुझे पता तो करनी होगी। मियोयाम साशाए, वही कुणाल ने अपनी गर्लफ्रेंड को राजीव की नज़र से इसलिए छुपा दिया था। वही दूसरी तरफ मिस्टर के घर उनकी एक लौती सगी बहन अपने पति के साथ आई थी। उन्हें देख मिस्टर कुमार बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि मुसीबत के वक्त उनकी बहन ने उनकी मदद करने से इनकार कर दिया था। और तो और जब राघव भूमि से जबरदस्ती शादी कर रहा था, मिस्टर कुमार ने अपनी बहन से मदद मांगी थी, तब भी उनकी बहन ने उन्हें उल्टा बोलकर फ़ोन कट दिया था। जैसे ही मिस्टर कुमार की बहन, उम्र 48 साल, ललिता ने अपने पति, उम्र 50 साल, जगजीत के साथ घर में कदम रखा, तो मिस्टर कुमार बोले, मिस्टर कुमार, न्यूज़पेपर टेबल पर रख। अरे आप अमीर लोग हम गरीबों के घर पर कैसे? ललिता, भैया आप अब तक मुझसे नाराज हैं। मिस्टर कुमार, हम गरीब होते ही कौन हैं जो आप जैसे अमीर लोगों से नाराज हो सके? हमारी औकात क्या है? वही मिस्टर कुमार की माँ सोनिया के साथ बाजार से सब्जी लेकर जब घर लौटी तो अपनी बेटी दामाद को देखकर हल्की से खुश हो गई। वही ललिता अपनी माँ के गले लगकर रोते हुए बोली, ललिता, माँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं पैसों के घम्मड़ में रिश्ते भूल गई, मुझे माफ़ कर दो। जगजीत हाथ जोड़कर, सासू माँ, आप और साले साहब हमारे बड़े हो, क्या आप हमें एक बार माफ़ नहीं कर सकते? मिस्टर कुमार ललिता और जगजीत से गुस्से में बोलते हैं, मिस्टर कुमार, ललिता तुमने मेरी मदद से इनकार कर दिया,
उसके लिए मैं तुम्हें माफ कर देता, पर जब वो राघव मेरी बच्ची भूमि से उसकी मर्जी के बिना शादी कर रहा था, तब मैंने मदद के लिए तुम्हें फोन किया था, पर तुमने ये कहकर फोन काट दिया कि हम क्या करें। अगर उस वक्त तुम राघव से भूमि की शादी रोकने में हमारी मदद कर देती तो आज मेरी बच्ची इस तरह पल पल तड़प न रह होती। जगजीत, साले साहब, हम अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हैं। मिस्टर कुमार अपनी बहन और जीजा को धक्के मारकर अपने घर से निकालकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। वही चोल के बाहर अपनी कार के पास खड़े होकर जगजीत ललिता से कहता है। जगजीत गुस्से में, ललिता, तुम यहां मुझे मेरी बेइज्जती करवाने लाई थी। आज तक किसने इस तरह मेरी बेइज्जती नहीं की है। ललिता, पतिदेव शांत, ललिता कोई भी काम बिना मतलब के नहीं करती, ये तो आपको अच्छे से पता है। जगजीत गुस्से में, यहां बेइज्जती करने से तुम्हें कौन से सोना चांदी मिलने वाले हैं। ललिता शैतानी हंसी हंसकर, वक्त आने पर आपको पता चल जाएगा, तब आपको अपनी होशियार पत्नी पर नाज होगा। ललिता और जगजीत मिलकर मुस्कुराने लगते हैं और अपनी कार में बैठ वहां से चले जाते हैं। आखिरी ललिता क्या जाल बुन रही हैं कुमार फैमिली के लिए। चैप्टर 35। शेखर ने सारे आम पकड़ा रिया का हाथ। नीम या सिम्युमोली। वही सुबह के कुछ 5 बजे हो गए। किसने मिस्टर कुमार के घर का दरवाज़ा बहुत जोर से खटखटाया। वही हॉल में सो रहे राजीव, महेंद्र, मिस्टर कुमार और चिंटू, चारों की आंखें खुल जाती हैं। राजीव घड़ी में वक्त देखकर कहता है, हैरानी के साथ अपने डैड और मामा से कहता है, राजीव, सुबह सुबह कौन हो सकता है। महेंद्र अंगड़ाई लेते हुए, और कौन होता, वो दूध वाला होगा। मिस्टर कुमार, मामा जी, वो 7 बजे दूध देने आता है। राजीव, डैड मैं देखता हूं कौन है। राजीव बिस्तर से उठता है और दरवाज़ा खोलकर देखता है कि आखिरी इतनी सुबह कौन है, तो वो हैरान रह जाता। दरवाजे पर कुणाल जॉगिंग के कपड़े पहन खड़ा है। राजीव मुस्कुराते हुए, यार कुणाल, तुम इतनी सुबह सुबह यहां। कुणाल, वो मैं जॉगिंग पर निकला था तो सोचा तुम्हें भी अपने साथ ले लूं। फिर राजीव कुणाल को घर के अंदर लेकर आता है। कुणाल जमीन पर उन सब के बिस्तर लगे देखता है और उनसे कहता है, कुणाल, आप सबको इस छोटे से घर में रहने में बहुत प्रॉब्लम होती होगी। मिस्टर कुमार मुस्कुराते हुए, कुणाल बेटा, जब घर छोटा हो जाता है तो घर के सदस्य एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और हम इस छोटे से घर में बहुत खुश हैं। वही राजीव भी कुछ देर में जॉगिंग के कपड़े पहनकर आ जाता है और फिर कुणाल और राजीव जॉगिंग पर निकल जाते हैं। वही मिस्टर कुमार की माँ कमरे से बाहर हॉल में आता है। अपने बेटे और महेंद्र से कहा, टे और बाते माँ, अरे सुबह सुबह क्या हो हल्ला मचा रखा है। चिंटू, दादी जी, कुणाल भैया आए थे राजीव भैया को अपने साथ जॉगिंग पर ले जाने के लिए। दादी, अच्छा ठीक है। महेंद्र से, अब जब तुम जाग गए हो तो जाकर पानी भरने की लाइन में लग जाओ। महेंद्र, माताजी, आपका बस चले तो आप मुझे रात 12 बजे ही पानी भरने की लाइन में लगा दे। चिंटू महेंद्र से, पापा, दादी जी से बहस करना बेकार है, उनसे बहस में कोई नहीं जीत सकता। चिंटू की बात पर मिस्टर कुमार हंसने लगते हैं और फिर वो भी मॉर्निंग वॉक पर अपनी माँ के साथ पास के ही एक पार्क में चले जाते हैं। वही महेंद्र और रिया पानी भरने के लिए बल्टी लेकर नीचे पहुंचते हैं तो पानी भरने के लिए एक लंबी लाइन देखते हैं। दरअसल चोल के बीचों बीच लगे नल में पीने का पानी दिन में एक बार ही आता है, इसलिए रोज सुबह पीने का पानी भरने के लिए महेंद्र और रिया को एक युद्ध सा लड़ना पड़ता था। वही महेंद्र अपने पड़ोसी सुंदर से कहता है, महेंद्र, अरे भाई सुंदर, तुम क्या लाइन में रात को ही आकर लग गए थे। सुंदर, महेंद्र भाव, मैं तो आपसे कुछ देर पहले आकर लाइन में लगा था। रात को लाइन में लगने वाले इंसान हमारी चोल के मालिक चंद्र प्रकाश जी हैं, जो रोज रात को नल के पास खटिया डालकर सो जाते हैं ताकि सुबह घर से आकर लाइन में लगने का कोई झंझट ही ना रहे। महेंद्र, सुंदर भाई, कल से हम भी नल के पास खटिया डालकर सोया करेंगे ताकि हमारा नंबर भी पानी भरने के लिए सबसे पहले आए।
है। वही चोल के मालिक चंद्रप्रकाश के साथ कुछ चोल की औरतों का झगड़ा हो जाता है, इस बात को लेकर कि चंद्रप्रकाश ने अपनी पुरानी बल्टी उनकी नई बल्टियों से बदल दी है। वही लोग चंद्रप्रकाश की पिटाई का मजा ले रहे थे। इस बीच पानी भी आ गया और महेंद्र रिया ने मौके पर चौका मारकर सबसे पहले पानी भर लिया। रिया, पानी की बल्टी उठाकर, मामा जी आप तो गिरेट हो, आपने क्या झगड़ा लगवाया? चंद्रप्रकाश अंकल और उन झगड़ालू आंटियों में मजा आ गया। महेंद्र, भांजी धीरे बोल, किसी ने सुन लिया तो सब हमसे लड़ने आ जाएंगे, अब घर चल। वही दूसरी तरफ राघव के घर में नई नौकरी सुनहरी राघव की दादी की सेवा बहुत अच्छे से कर रही थी। तभी वही सुनहरी राघव की दादी को दवा देकर जैसे ही कमरे के बाहर आती हैं और दबे पांव वो ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ने लगती हैं, तभी राघव की माँ सुनहरी को आवाज मारकर अपने पास बुलती हैं। राघव की माँ, अरे सुनहरी, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, तुम मेरे साथ मेरे कमरे में चलो, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अरे से बातें दिए नैना। राघव की माँ सुनहरी को अपने कमरे में लेकर पहुंचती हैं और सुनहरी को नया लन्हक चोली देकर कहती हैं। राघव की माँ, सुनहरी ये तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम्हें कैसे लगे? सुनहरी घूंघट में से ही देख सा, हमें ये कपड़े बहुत पसंद कॉपीड आए, आप बिल्कुल हमारे ही पसंद का पकड़ लाई हैं। वैसे माँ सा, आपके परिवार में कौन कौन है? राघव की माँ सुनहरी को अपने पास बेड पर बैठकर कहती हैं, उनके परिवार में 5 लोगों हैं, वो उनके पति, सास ससुर और एक बेटा। फिर सुनहरी खुशी से कपड़े लेकर चली जाती हैं। राघव की माँ को अपनी बेटी रश्मि की याद आ जाती है। वो जब भी रश्मि को गिफ्ट दिया करती थी, रश्मि भी बहुत खुश हो जाया करती थी। ये सब सोचा राघव की माँ फूट फूट कर रोने लगती हैं। वही किचन में सुनहरी दोपहर के खाने की तैयारी में लगी थी। वही दूसरी तरफ रिया कॉलेज के लिए बस में चढ़ी। उसने शेखर और उसके 2 दोस्तों भी उसी बस में चढ़ता देखा। रिया थोड़ा घबरा गई क्योंकि उसे लग रहा था शेखर उसका पीछा कर रहा है, पर रिया को इस बात की तसल्ली थी कि शेखर भीड़भाड़ वाली बस में उसके करीब आने की कोशिश नहीं करेगा। वही रिया का कॉलेज जैसे ही आया, वो फटाफट बस से उतर गई। शेखर और उसके दोस्त भी रिया के पीछे बस से उतर गए। रिया फटाफट कॉलेज के गेट से होती हुई कॉलेज के अंदर चली गई। वही दूसरी तरफ लंदन में मीटिंग होने के बाद राघव अपना बैग पैक कर रहा था। तभी उसके डैड उसके कमरे में आए और कमरे में पड़े सोफे पर बैठकर बोले, डैड। राघव, बेटा बैग पैक कर लिया? राघव, जी डैड, 4 घंटे बाद हमारी इंडिया की फ्लाइट है डैड। राघव, बेटा मैं सोच रहा हूं तुम्हारी मोम के लिए यहीं से कोई अच्छा सा एनिवर्सरी के लिए गिफ्ट खरीद लूं, क्या बोलते हो? राघव मुस्कुराते हुए, डैड पिछली बार की तरह कुछ मत खरीद लेना। डैड, तुम माँ बेटे को मेरी पसंद की चीजें कहाँ पसंद आती हैं? तुम दोनों माँ बेटे के हिसाब से तो मैं ओल्ड फैशन हूं। राघव, ठीक है, आप और मैं शॉपिंग पर चलते हैं, अब तो आप खुश हैं। डैड, इस शॉपिंग के बहाने हम बाप बेटा कुछ अच्छा वक्त एक दूसरे के साथ बिता लेंगे। राघव और उसके डैड अपने होटल के पास ही के एक मॉल में शॉपिंग करने पहुंच जाते हैं। वही राघव पहले अपने डैड की मदद करता, अपनी मोम के लिए गिफ्ट पसंद करवाने में। अचानक ही राघव की नज़र एक शोरूम में लगे मैनीक्वीन पर पड़ती है। उस मैनीक्वीन ने एक ब्लैक कॉलर की शॉर्ट ड्रेस पहनी हुई थी। वो ड्रेस राघव को भूमि के लिए पसंद आ गई। राघव अपने डैड को उस दुकान में अकेला छोड़कर वो ड्रेस खरीदने उस शोरूम में चला जाता है। वही ड्रेस खरीदकर राघव खुद से बोला, राघव मुस्कुराते हुए, भूमि इस ड्रेस में तुम बहुत खूबसूरत लगोगी, पर मैं ये भी जानता हूँ तुम इसे लेने में जितने नखरे करोगी उसे ज्यादा तो इस ड्रेस को पहनने में नखरे करोगी। वही दूसरी तरफ जब रिया कॉलेज की छुट्टी के बाद काले नज से अपनी सहेलियों के साथ बाहर आई तो उसने शेखर को बस स्टैंड पर खड़े देखा। रिया अपनी सहेलियों के साथ बस स्टैंड पर जब पहुंची तो शेखर ने सारे आम उसका हाथ पकड़ लिया और रिया से बोला, शेखर, प्यार से। रिया, हम तो एक दूसरे से प्यार करते हैं, क्यों तुम मुझे इग्नोर कर रही हो? तुम अब मेरी तरफ देखती भी नहीं हो। रिया गुस्से में, शेखर मेरा हाथ छोड़ो और झूठ बोलने से मैं तुम्हें पसंद नहीं करने वाली। शेखर, रिया जब तक तुम मुझे आई लव यू नहीं कहोगी तब तक मैं तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगा।
तभी बस स्टैंड पर खड़ा एक लड़का पुलिस को फोन कर बुला लेता है और पुलिस कुछ देर में ही बस स्टैंड पर पहुंच जाती है। पुलिस को देख शेखर के दोस्त भाग जाते हैं। इंस्पेक्टर शेखर को रिया का हाथ पकड़े देखता है तो शेखर को एक चांट मारकर कहता है, इंस्पेक्टर, ये लड़की का हाथ छोड़ या एक और चांट लगाऊं। शेखर, अरे इंस्पेक्टर, हम तो लवर हैं। इंस्पेक्टर, रिया को देख, वो तो लड़की के बहते आंसू बता रहे हैं। रिया रोते हुए, इंस्पेक्टर, ये लड़का हमेशा मुझे बहुत परेशान करता है, प्लीज आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इंस्पेक्टर शेखर को लड़की छेड़ने के जुर्म में पकड़कर ले जाती हैं। वही रिया अपनी सहेलियों से कहती हैं कि वो फोन कर उसके घरवालों को इस घटना के बारे न बताए। क्या शेखर अपनी इस बेइज्जती के बाद सुधार जाएगा या फिर रिया से बदला लेने का कोई पिलन बनाएगा? चैप्टर 36। राघव ने रिया के माथे पर रही गुण। रात के 8 बजे रहे थे। राघव के प्राइवेट हेलीकॉप्टर ने मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड किया। वही राघव एयरपोर्ट से बाहर आया और अपनी कार में बैठ घर की जगह कहीं और के लिए निकल गया। वही राघव के डैड अपनी कार में अपने बॉडीगार्ड के साथ घर के लिए निकल गए। राघव अपने बॉडीगार्ड्स के साथ भूमि की चोल पहुंच गया और अपनी कार में बैठ भूमि को फोन करने लगा, पर भूमि ने फोन नहीं उठाया। फिर राघव ने भूमि को मैसेज कर चोल के बाहर आने को कहा, पर भूमि ने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। भूमि के इस रवैये से राघव गुस्से से आग बबूला हो गया और गुस्से में अपनी कार से उतरकर अपने आप से बोला, राघव, गुस्से में, भूमि, अब जो मैं करूंगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। राघव अपने 15-20 हथियार लेस बॉडीगार्ड के साथ चोल में एंटर करता है और एक आदमी से मिस्टर कुमार के घर के बारे में पूछता है। वो आदमी ऊपर की तरफ इशारा कर कहता है, ऊपर की आखिरी खोली उन्हीं की है। वही राघव और उसके बॉडीगार्ड को चोल वाले बड़ी हैरानी से देख रहे थे। सब सोच रहे थे, ये हीरो जैसा दिखने वाला कौन है? वही राघव गुस्से में अपना हर एक कदम बढ़ा रहा था। वही मिस्टर कुमार के घर के बाहर दरवाजे पर पहुंच राघव अपने बॉडीगार्ड को दरवाज खटखटाने के लिए बोलता है। एक बॉडीगार्ड मिस्टर कुमार के दरवाजे पर जोर से खटखटाता है। कुछ 5 सेकंड बाद दरवाज खुलता है। राघव दरवाजे पर चिंटू को देखता है, जो जीजू जीजू बोलकर राघव के गले लग जाता है। चिंटू को देख राघव का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। चिंटू खुश से, जीजू आप, मुझे तो लगा था इस जन्म में हमारा मिलना फिर कभी नहीं होगा। राघव मुस्कुराते हुए, तुम भी महेंद्र मामा की तरह पूरे नोट की हो। वैसे तुम्हारी भूमि दी कहाँ है? इस पहले चिंटू भूमि के बारे में राघव को कुछ बताता, तभी सोनिया आकर चिंटू के मुंह पर हाथ रख कहती है, सोनिया घबराकर, अरे दामाद जी आप यहाँ? राघव सवाल करते हुए, मामी जी आप मुझे यहाँ देख इतनी घबरा क्यों गई, क्या बात है? सोनिया, वो सोनिया आवाज लगाकर मिस्टर कुमार को बाहर बुलाती हैं। मिस्टर कुमार, रिया और दादी तीनों एक साथ बाहर दरवाजे पर आ खड़े होते हैं। राघव को देख मिस्टर कुमार और उनकी मां गुस्से में मुंह बना लेते हैं। मिस्टर कुमार गुस्से में, राघव जिंदल अब क्या लेने आए हो? राघव एटीट्यूडन में, मैं कुछ लेने नहीं बल्कि मिलने आया हूं भूमि से, तो उसे बाहर बोला दो। दादी मुंह बनाकर, भूमि तुमसे नहीं मिलना चाहती तो यहां से चले जाओ। राघव, ये हुकूम देने वाली आप कोई नहीं होती, यहां हुकूम मेरा चलेगा, आप समझी दादी जी। मिस्टर कुमार, राघव भूमि घर पर नहीं है तो तमाशा करना बंद करो और यहां से चले जाओ। राघव को पूरी कुमार फैमिली पर बहुत गुस्सा आ रहा था। राघव ने अपने बॉडीगार्ड को आंखों से इशार कर घर के अंदर जाकर भूमि को ढूंढने को कहा। बॉडीगार्ड भी इशारा पाकर सीधा घर में घुसकर भूमि को ढूंढने लगे। बॉडीगार्ड ने पूरे घर में भूमि को अच्छे से ढूंढा, पर उन्हें भूमि घर में कहीं नहीं मिली। बॉडीगार्ड घर से बाहर आए और राघव के सामने सिर झुकाकर खड़े हो गए। राघव समझ गया, भूमि घर के अंदर नहीं है। राघव ने फिर एक बार गुस्से में मिस्टर कुमार से पूछा। राघव रूड आवाज में, मिस्टर कुमार, एक आखिरी बार पूछा रहा हूं, भूमि कहाँ है? मिस्टर कुमार चिल्लाते हुए, तुम मुझे जान से भी मार दो, मैं तो भी नहीं बताऊंगा, भूमि कहाँ है?
राघव गुस्से से पागल हो जाता है और अपने कोट की जेब से गन निकालकर अपने पास खड़ी रिया के माथे पर रख दी। अपने माथे पर गन देख रिया का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। राघव की आंखों में गुस्से के अंगारे दहक रहे थे। राघव भूमि को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेचैन था। उसकी आंखें किसी भी कीमत पर भूमि का दीदार चाह रही थीं। इस वक्त राघव किसी डबिल से काम नहीं लग रहा था। राघव अपने हर शब्दों पर दबाव देकर कहता है, राघव, मिस्टर कुमार, कहीं एक बेटी के चक्कर में दूसरी बेटी से ना हाथ धोने पड़ जाए। अच्छे से सोच लो, आपके पास 5 मिनट का वक्त है। इस वक्त राघव को देख सबको डर लग रहा था। उसकी आंखों में भूमि से मिलने का जुनून साफ दिख रहा था। मिस्टर कुमार रिया को डर से रोते देख राघव से कहते हैं, मिस्टर कुमार, मजबूर आवाज में, राघव, मैं तुम्हें बताता हूं भूमि कहाँ है, पर पहले तुम रिया के माथे पर से गन हटाओ। अब रिया के माथे से गन हटा लेता है। ये सब पूरी चोल वाले देख रहे थे। वहीं मिस्टर कुमार राघव को बताते हैं, मिस्टर कुमार, अपनी आंखों के आंसू पोंछकर, तुम्हारी वजह से भूमि आजकल बहुत परेशान रहने लगी थी, इसलिए वो अपनी मर्जी से कुछ दिनों के लिए अपनी मौसी के घर चली गई हैं, ताकि वो वहां चैन से रह सके। मिस्टर कुमार की बात सुन राघव एकदम शांत हो जाता है और आराम से मिस्टर कुमार से पूछता है, राघव, भूमि की मौसी कहाँ रहती हैं? मिस्टर कुमार, शिमला। राघव वहां से जाने लगा कि रुककर पीछे मुड़ और रिया से कहा, राघव, रूड आवाज में, अपनी दी को फोन कर कह देना कि वो मेरा फोन उठा ले, वरना मैं उसके आराम में वहां खल्ल डालने पहुंच जाऊंगा। रिया हाँ में सिर हिला देती हैं। राघव वहां से चला जाता है। वहीं मिस्टर कुमार घर में जाकर अचानक ही जमीन पर बैठ जाते हैं और रोने लगते हैं। मिस्टर कुमार को देख चिंटू और रिया भी रोने लगते हैं। वहीं महेंद्र अपने ऑफिस से घर लौटता है तो घर का माहौल देख घबराकर सोनिया से पूछता, महेंद्र, सोनिया जी, ये बच्चे और जीजाजी क्यों रो रहे हैं? सोनिया कुछ देर पहले घटा सारा किस्सा महेंद्र को बता देती हैं तो महेंद्र गुस्से में खुद से बोलता है, महेंद्र, इस राघव ने तो आतंक मचा रखा है। हर थोड़े थोड़े समय बाद ये हमारी जिंदगी में आग लगाने आ जाता है। महेंद्र मिस्टर कुमार को जमीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा देता है और उन्हें शांत करता है। वही इतने में राजीव भी भागते हुए घर में आता है और सबसे कहता है, राजीव, घबराकर, चोल वाले बता रहे थे कि हमारे घर कुछ हथियार लेस लोग आए थे। कौन लोग थे वो? दादी गुस्से में दांत भींचकर कहती हैं, दादी, राघव जिंदल। राघव का नाम सुनकर राजीव के तन बादन में आग सी लग गई और उसने अपना बैग जमीन पर पटक कर शर्ट की बाजू ऊपर की और मोड़ते हुए कहता है, राजीव, आज मैं इस राघव का किस्सा खत्म करके ही रहूंगा। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। राजीव गुस्से में पागल हो चुका था क्योंकि वो रोज अपनी बहन भूमि को राघव की वजह से रोते हुए देखता था और अपने पिता और दादी को परेशान। अब उसे ये सब सहन नहीं हो पा रहा था, इसलिए वो गुस्से में घर से निकल गया। वही दादी ने महेंद्र को राजीव के पीछे भेज दिया ताकि वो उसे घर वापस ले आए। क्या राजीव राघव से अपनी बहन के आंसू का बदला ले पाएगा या फिर किसी नई मुसीबत को दावत दे बैठेंगे? चैप्टर 37। राघव को मदहोश करती सुनहरी की खुशबू। राघव गुस्से में अपने घर पहुंचता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। वही हॉल में बैठे उसके माता पिता उसको गुस्से में देखते हैं। वही राघव की मोम उसके डैड से पूछती हैं, राघव की माँ, मुकेश जी, मीटिंग में कुछ हुआ है क्या? राघव के पिता, नहीं तो मीटिंग तो बहुत अच्छी गई है। राघव की माँ, फिर राघव इतना गुस्से में क्यों है और राघव आपके साथ घर क्यों नहीं आया था? राघव के पिता, रोशनी जी, जब हम दोनों एयरपोर्ट से बाहर निकले तो आपका लाडला बिना बताए अपनी कार से पता नहीं कहाँ के लिए निकल गया। राघव की माँ कुछ सोचने लगती हैं और फिर राघव के पिता से बोलती हैं, राघव की माँ मुस्कुराते हुए, अब मुझे राघव के गुस्से का कारण समझ आया। राघव एयरपोर्ट से सीधा भूमि के घर उसे मिलने गया होगा और इन दोनों के बीच फिर किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया होगा।
राघव के पिता। रोशनी जी, मुझे लगता है राघव को पूरी इज्जत के साथ भूमि को घर वापस ले आना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसके भाई की गलती की सजा राघव को उसे देनी चाहिए। रोशनी जी, आप राघव को समझाएंगे आज सा आए कि वो भूमि को घर वापस ले आए। राघव की मां अपना फोन टेबल पर रखकर दुखी मन से कहती हैं। राघव की मां, कई बार कोशिश कर चुकी हूं, पर वो हर बार बिना कुछ कहे चला जाता है। राघव के पिता। भूमि के बारे में राघव का ये गुस्सा उस बच्ची के दिल दिमाग पर क्या असर डालता होगा, मुझे भूमि के लिए बहुत बुरा लगता है। और उसके सास ससुर होने के बाद भी हम उसे इस घर में वापस नहीं ला सकते। हे भगवान, ये कैसी मजबूरी है। तभी राघव के दादा दादी भी हॉल में आते हैं और राघव के दादा उसके पिता से कहते हैं। राघव के दादा। मुकेश बेटा, जब आपके हाथों से कुछ नहीं होता तो सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि एक वही हैं जो सब ठीक कर सकते हैं। राघव की दादी। सोफे पर बैठते हुए, हमारा राघव जल्दी ही अपनी पत्नी को घर वापस लाएगा, ये मेरा दिल बोल रहा है। राघव की मां। अपनी सास से, माँ जी, उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है। तभी नौकर आकर उनसे कहता है, साहब, मेम साहब डिनर तैयार हैं। राघव की मां। नौकर से, ठीक है, तुम जाकर डिनर टेबल पर लाओ। वही सुनहरी राघव की दादी की रात 9 बजे किदायास्ते 9 बजे वाली दवाई लेकर आती हैं और कहती हैं। सुनहरी अपनेपन के साथ, दादी सा, आप फिर से अपनी दवाई खानी भूल गई। अगर आप ऐसे करेगी तो आप जल्दी जल्दी कैसे ठीक होगी। ये लीजिए आपकी दवाई। राघव के दादा अपनी पत्नी को छेड़ते हुए, सुनहरी बेटी, तुम्हारी दादी की बूढ़ापे के कारण यादाश्त कमजोर हो गई हैं, दवाइयों के साथ इसे बादाम भी खिलाया करो। दादा की बात पर सब हंसने लगते हैं। वही राघव की मां सुनहरी को राघव को पानी देकर आने को कहती हैं। वही सुनहरी जैसे ही राघव के कमरे में पानी लेकर पहुंचती हैं तो राघव को गुस्से से दीवार में मुक्के मारते देखती हैं। सुनहरी पानी का गिलास टेबल पर रखकर राघव का हाथ पकड़ लेती हैं। राघव सुनहरी की तरफ देखता है तो सुनहरी से आ रही खुशबू उसे एकदम से मदहोश करने लगती है। राघव भी उस खुशबू को सूंघते हुए सुनहरी को देखने लगता है और 5 मिनट ठहरी था। 5 मिनट तक वो उसे ही देखता रहता है। फिर राघव खुद को संभलता है और अपना हाथ सुनहरी के हाथ से झटकाकर छुड़वा लेता है। सुनहरी, हुकुम सा, आप क्या कर रहे हैं? हाथ से बहता खून देख। आपके हाथ से कितना खून बह रहा है। हम आपकी पट्टी कर देते हैं। दवाई और पट्टी कहाँ रखी हैं? राघव सवाल करते हुए, तुम कौन हो और मेरे कमरे में कैसे आई? सुनहरी सिर झुकाकर, हम नई नौकरानी हैं सुनहरी। राघव चिल्लाकर अपने मोम डैड को अपने कमरे में बुलाता है और पूछता है, राघव, इतने सारे नौकर होने के बाद भी आपने नई नौकर क्यों रखी? राघव की मां राघव को सुनहरी की आपबीती बताती है। राघव, मोम, आप कितनी भोली हैं। इस लड़की ने आपको कोई झूठ कहानी सुनाई तो आप इसे घर उठाकर ले आई। सुनहरी राघव से, हुमुक सा, आप हमारी वजह से मां सा, पर गुस्सा मत कीजिए, ये हमें अच्छा नहीं लग रहा। अगर आप हमें नौकरी पर नहीं रखना चाहते तो ठीक है, हम चले जाते हैं। सुनहरी जाने लगती हैं, तभी राघव के डैड उससे रोते हैं और राघव से कहते हैं। राघव के डैड, बेटा, तुम्हारी माँ और दादा दादी तीनों इसकी तारीफ कर रहे थे। इसने 2 दिन में ही सब ऐसे संभल लिया है जैसे ये हमारे परिवार का हिस्सा हो। राघव, डैड, आप वो घटना भूल गया क्या? राघव अपने डैड को पिछले दिनों घटी वही घटना याद दिला रहा था जिसमें एक नकबपोश उनके बंगले में घुस आया था और एक नौकरानी को गोली मारकर भाग गया था। राघव की माँ, राघव बेटा, अगर हम इसकी मदद नहीं करेंगे तो उसका चाचा इसकी शादी एक बूढ़े से करवा देगा और फिर ये आत्महत्या कर लेगी और फिर मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। राघव बेटा, तुम चिंता मत करो, वैसे भी सुनहरी ज्यादा दिन हमारे साथ नहीं रहने वाली। मेरी सहेली रानी को एक अपनी बेटी के लिए आया की जरूरत है, तो जब वो इटली से वापस आ जाएगी तो सुनहरी को मैं वहां भेजा दूंगी। राघव, ठीक है मोम। राघव सुनहरी को देख कहता है। राघव,
कड़क आवाज में। मुझे झूठ और धोखेबाज लोगों से सख्त नफरत है। उनका हाल मैं बहुत बुरा करता हूं। सुनहरी। झूठ कर, हुमूक सा। हम आपको शिकायत का एक मौका नहीं देंगे। फिर राघव सबको अपने कमरे से जाने को कह देता है और अपनी आलमारी खोलकर अपना नाइट सूट निकालकर बाथरूम में चला जाता है और शावर के नीचे खड़े होकर बस मिस्टर कुमार की बात ही याद कर रहा था कि भूमि उसकी वजह से इतनी परेशान थी कि कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चली गई। राघव ने खुद से कहा। राघव गुस्से में। मैं सब जानता हूं भूमि, तुम मुझसे दूर, मुझसे परेशान होकर नहीं गई, बल्कि मुझे तड़पाने के लिए गई हो। अब जब तक तुम मुझे खुद फोन नहीं करोगी, मैं भी तुम्हें फोन नहीं करूंगा। मेरे पास फालतू वक्त नहीं। मुंबई का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, जिंदल एम्पायर का मालिक हूं। वही राघव नहाकर जब बाहर आता है तो अपनी मोम को अपने कमरे में देखता है। माँ, प्यार से। राघव बेटा खाना खाने चलो। राघव अपने बाल तौलिए से पोंछते हुए। मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। माँ, सवाल करते हुए। भूमि से फिर झगड़ा हुआ? राघव थोड़ा गुस्से में। मोम, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लो। राघव की माँ दुखी होकर लौट जाती हैं। वही राघव अपना ध्यान भूमि पर से हटाने के लिए ऑफिस का कुछ काम करने लगता है और तभी सुनहरी अपने हाथ में खाने की थाली लेकर बिना लगाम के घोड़े की तरह राघव के कमरे में घुस जाती हैं और टेबल पर खाने की थाली रखकर राघव से कहती हैं। सुनहरी, हुमुक सा, आप खाना खाए बिना सो नहीं सकते, चलिए जल्दी से खाना खा लीजिए। राघव गुस्से में फाइल फेंककर कहता है। राघव, तुम अपने काम से काम रखो, मेरी फिर्क करने की जरूरत नहीं। अब खाना लेकर यहां से निकल जाओ, मुझे भूख नहीं है। सुनहरी, हुकुम सा। किसी का गुस्सा आप खाने पर क्यों निकाल रहे हैं? हमारी माँ सा कहती थी कि कभी भी खाली पेट नहीं सोना चाहिए। राघव गुस्सा में अपने बेड से खड़ा होकर बोला। राघव, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। सुनहरी, हुमुक सा, हम आपको खाना खिलाए बिना यहां से नहीं जाने वाले, तो आप यहां सोफे पर बैठिए। राघव गुस्से में सुनहरी के पास जैसे ही आया तो सुनहरी के अंदर से आ रही खुशबू ने एक बार फिर से उसे मदहोश करना शुरू कर दिया। राघव अपनी जगह पर बूथ सा बनकर सुनहरी को देखने लगा। सुनहरी ने चुटकी बजाते हुए राघव से कहा। सुनहरी, हुमुक सा, आप कहाँ खो गए? खाना ठंडा हो रहा है। राघव सुनहरी की खुशबू की मदहोशी से बाहर आकर अपना मुंह फेर कर कहता है। राघव गुस्से में, मैं खाना खा लूंगा, तुम जा सकती हो। फिर सुनहरी राघव के कमरे से चली जाती हैं और राघव खाना खा लेता है। फिर राघव अपने कमरे की बालकनी में जाकर खड़ा हो जाता है और चांद को देखकर कहता है। राघव भूमि को याद करते हुए, क्यों मैं तुम्हारी तरफ हर बार खींचा चला जाता हूं? तुमसे शादी तो मैंने बदला लेने के लिए की थी, फिर भी क्यों मुझे तुम्हारी परवाह होती है? तुम्हें मुस्कुराता देखता हूं तो दिल को सुकून मिलता है, तुम्हें दुखी देखकर दिल तड़पने लगता है। क्यों, क्या वाकई मुझे तुमसे? राघव कहते कहते चुप हो जाता है और चांद की सुंदरता में खो जाता है। वही राघव का फोन बजता है। राघव अपनी पेंट की जेब से फोन निकालता है तो फोन की स्क्रीन पर भूमि का नाम फ्लैश होते हुए देखता है। राघव एक भौं ऊपर कर। भूमि मैडम को मुझे फोन करने का वक्त मिल गया, पर अब मेरा मन नहीं है तुमसे बात करने का। पलाजा समय नया नया। राघव फोन सीधा स्विच ऑफ कर देता है और फिर सोने चला जाता है। आखिरी राघव को क्यों सुनहरी की खुशबू मदहोश कर रही हैं? चैप्टर 38। राघव को सुनहरी में नजर आई भूमि। वही अगली सुबह जब राघव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था तो उसकी नज़र बेड के साइड टेबल पर रखे अपने मोबाइल फोन पर गई। राघव ने अपने मोबाइल को ऑन किया। मोबाइल ऑन होने पर उसे भूमि की 15 मिस कॉल दिखी तो उसका मन किया कि वो आगे से भूमि को फोन करें, पर कुछ सोच राघव गुस्से में खुद से बोला। राघव, मेरे पास फालतू लोगों से बात करने का वक्त नहीं है।
फिर राघव जब नीचे हॉल में नाश्ता करने पहुंच तो वो वहां से गुजर रही सुनहरी से टक्कर आ गया और भूमि पर आ रहा गुस्सा सुनहरी पर कुछ यूं उतर दिया। राघव, तुम लड़कियों में अक्ल होती हैं या नहीं? तुम कोई काम ठीक क्यों नहीं कर सकती? सुनहरी सिर झुकाकर, हुमूक सा, हमें माफ कर दीजिए, हम अगली बार देखकर चलेंगे। राघव गुस्से से, घर में इतना बड़ा घूंघट करके घूमोगी तो लोगों से टकराऊंगी ही। उसके उस चाहिए कि से फिर राघव डाइनिंग टेबल पर गुस्से में जाकर बैठ जाता है। घर के बाकी लोग पहले ही वहां मौजूद थे। दादी राघव से बोलती हैं, दादी, राघव बेटा सुबह सुबह सुनहरी को क्यों डांट रहे हो? तुम्हारे सपने में क्या तुम्हारा निक्कमा साला राजीव आया था? राघव अपनी दादी को गुस्से से घुरकर देखता है। दादी की बात पर बाकी सब हंसने लगते हैं। वही सुनहरी सबको नाश्ता परोसती हैं। जब सुनहरी राघव को नाश्ता परोसने उसके करीब आती हैं तो फिर से राघव को उसकी खुशबू मदहोश करने लगती हैं। राघव जैसे उस खुशबू में खोया जा रहा था, तभी राघव खुद को संभलता है। वही राघव के डैड सुनहरी से कहते हैं, राघव के डैड, अरे सुनहरी बेटा, तुम इतना लंबा घूंघट करके क्यों घूम रही हो? ऐसे तो तुम कहीं भी फंसकर गिर सकती हो। ने दिया। राघव की माँ राघव के डैड को बताया कि सुनहरी के चाचा ने उसे बूढ़े से शादी करने के चक्कर में उसे इतना पीटा कि उसके चेहरे पर भी चोट लग गई। बस इसलिए उसने घूंघट करके रखा है। राघव अपनी मोम की बात सुनकर कहता है, राघव, मोम आप इसका सुनहरी को आज किसी अच्छे से डॉक्टर के लेकर चले जाना। सुनहरी, हुमुक्सा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम अपनी चोटों पर हल्दी लगा रहे, वो ठीक होने लगी हैं। फिर सुनहरी फटाफट किचन में चली जाती हैं। वही पीछे से राघव के दादा कहते हैं कि सुनहरी को शायद डॉक्टर से डर लगता है, तभी डॉक्टर के पास जाने के नाम से डर कर किचन में चली गई। वही दूसरी तरफ कुमार परिवार जमीन पर बैठकर चुपचाप नाश्ता कर रहा था। राजीव तो नाश्ते को हाथ भी नहीं लगा रहा था। इस पर महेंद्र उसे कहता है, महेंद्र, भांजे, तुम्हारा गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। राजीव, मामा जी, मेरा गुस्सा उस राघव पर नहीं है, ये गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा है। काश मैं उन सब लड़कियों की जिंदगी के साथ न खेलता तो शायद आज मेरी बहनों को ये दिन न देखना पड़ता। ये उन लड़कियों की ही बद्दुआ का किया है। दादी, राजीव के सिर पर हाथ फेर कर, राजीव बेटा, तुम कब तक खुद को यूं कोसते रहोगे? राजीव, जब तक मेरी बहन की जिंदगी से वो राघव नाम का इंसान दूर नहीं हो जाता। मिस्टर कुमार नाश्ता अधूरा छोड़ बाहर चले जाते हैं। वही जिंदल मैशन में राघव को छोड़कर बाकी सब नाश्ता कर उठ चुके थे। वही राघव की मोम उसकी ब्लैक कॉफी लेकर आती हैं और टेबल पर रख उसकी पास वाली कुर्सी पर बैठकर कहती हैं, माँ, राघव बेटा, क्या बात है, आज बड़ी इत्मीनान से नाश्ता कर रहे हो, ऑफिस नहीं जाना? राघव अपनी ही सोच में डूब हुआ था। वही राघव अपनी सोच से बाहर आकर अपनी मोम से कहता है, राघव, किचन के दरवाजे को देख। मोम, सुनहरी को देखकर आपको भूमि की याद नहीं आ रही? राघव की बात उसकी माँ कुछ समझ नहीं पाती कि आखिरी राघव की बात का क्या मतलब। माँ, मतलब? राघव कॉफी के छूट भाड़ते हुए, मोम, सुनहरी की हाइट फिगर बिल्कुल भूमि के जैसी हैं और चलने फिरने का तरीक भी भूमि जैसा ही है। काफी हद तक सुनहरी की आवाज भी भूमि जैसी है। राघव की माँ उसे चिढ़ाते हुए कहती हैं, माँ, राघव बेटा, तुमने हमें इतना वक्त दिया ही कहाँ था कि हम भूमि को ठीक से देख पाते। तुमने तो उसे शादी के 20 दिन बाद ही घर से बाहर निकाल दिया था। मेरी मासूम बहू पता नहीं कैसी होगी। राघव थोड़ा नाराज होते हुए, मोम, आपको वो घमंडी भूमि मासूम लगती है कहाँ से? माँ, मेरी बहू लाखों में एक है, उसे कुछ मत कहना। तभी मैनेजर दिनेश जिंदल मैशन पहुंचता है। मैनेजर राघव से, गुड मॉर्निंग सर। राघव की माँ मैनेजर दिनेश को नाश्ता करने को कहती हैं, पर वो कहता है वो घर से नाश्ता करके आया है। फिर राघव और मैनेजर दिनेश साथ में ऑफिस निकल जाते हैं। राघव कार में पीछे बैठा था।
और मैनेजर ड्राइवर के साथ आगे बैठा था। राघव अपने फोन पर एक जरूरी ईमेल पढ़ रहा था। तभी मैनेजर दिनेश पीछे गर्दन घूमकर राघव से कहता है, मैनेजर दिनेश, सर क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूं? राघव फोन को देखते हुए, पूछो मैनेजर दिनेश। सर अपने क्या राजीव को माफ कर दिया है? राघव सवाल करते हुए, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैनेजर दिनेश, सर कल शाम मैंने भूमि मैडम और उनके मामा को सब्जी मार्केट में देखा था। दोनों बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा हंस रहे थे, जैसे उसकी जिंदगी की सब प्रॉब्लम खत्म हो गई हैं। भूमि मैडम तो पेट पकड़ पकड़ कर हंस रही थी। राघव मन में सोचता है कि कुमार फैमिली ने उसका बेवकूफ बनाया ये झूठ बोलकर कि भूमि अपनी मौसी के घर शिमला गई हैं। वही मैनेजर दिनेश को कोई फोन आ जाता है और वो अपना मुंह आगे की ओर कर लेता है। वही राघव खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, राघव, कुमार फैमिली तो मेरी सोच से ज्यादा चालाक निकली। गुस्से में, पर कोई बात नहीं। मिस्टर कुमार कब तक अपनी बेटी को मुझसे छुपाकर रखोगे? एक न एक दिन वो मेरे हाथ लग ही जाएगी। फिर राघव कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए कहता है, राघव, शायद मिस्टर कुमार को वो कहावत मालूम नहीं है, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। मैनेजर दिनेश राघव से पूछता है, मैनेजर दिनेश, सर आपने मुझसे कुछ कहा क्या? राघव, नहीं। फिर वो ऑफिस पहुंचते हैं। राघव की कार ऑफिस के एकदम मेन गेट पर रुकती है और कार का दरवाज बॉडीगार्ड खोलता है और दूसरा बॉडीगार्ड राघव का बैग उठा लेता है। राघव स्टाइल में चलकर ऑफिस के अंदर पहुंचता है। हर कोई अपनी जगह पर खड़े होकर और सिर झुकाकर राघव को गुड मॉर्निंग कह रहे थे। वही मैनेजर दिनेश और राघव 5 बॉडीगार्ड उसके पीछे पीछे चल रहे थे। तभी राघव की पर्सनल सेक्रेटरी तारा आकर कहती हैं, सेक्रेटरी। राघव से, सर फॉरेन वाली क्लाइंट आ गए हैं और मीटिंग हॉल में आपका इंतजार कर रहे हैं। फिर राघव मीटिंग के लिए चल जाता है। वही मीटिंग खत्म होने के बाद राघव जब अपने कैबिन में पहुंचा तो उसने अजय और करिश्मा को पहले से ही अपने कैबिन में बैठकर अपना इंतजार करता देख राघव अपनी कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, राघव, अजय करिश्मा तुम दोनों मेरे ऑफिस में कैसे? अजय, वो राघव, एक मीटिंग के लिए हमें 1 हफ्ते के लिए परेज जाना होगा। राघव, अजय मैं तुम्हारे साथ मीटिंग के लिए नहीं जा सकता, मैं पहले ही बहुत बिजी हूं। करिश्मा, राघव, तुम भी तो कंपनी के 50% के मालिक हो, तुम्हारा भी मीटिंग में होना जरूरी है। राघव, गाइस तुम लोगों को इस बार मेरे बिना ही मीटिंग में जाना होगा। अजय, ठीक है, अगर कोई ऐसी बात हुई जो तुमसे पूछनी जरूरी हुई तो वो हम तुम्हें फोन करके पूछ लेंगे। वही राघव अपनी सेक्रेटरी को फोन कर उसे अपने कैबिन में 3 कॉफी भेजने को कहता है। वही करिश्मा का फोन बजता है और वो बात करने के लिए राघव के कैबिन से बाहर चली जाती हैं। अजय पीछे से राघव से कहता है, अजय, राघव तुम्हारे और भूमि के बीच सब कुछ ठीक हो गया क्या? राघव सवाल करते हुए, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अजय, वो कल शाम मैं भूमि से सब्जी मार्केट में मिला था तो मैं उससे बात करने लगा तो उसकी बातचीत से ऐसा लग रहा था कि उसकी लाइफ में सब ठीक हो गया है, बस इसलिए मैंने तुमसे ये सवाल किया। राघव, अजय मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी से बात करना पसंद नहीं करता। अजय, ठीक है। तभी पियून 3 कॉफी के कप लेकर राघव के कैबिन में खटखटाकर आता है। वही इतने में करिश्मा भी आ जाती हैं। तीनों कॉफी पीने लगते हैं तो करिश्मा राघव को घूर कर देखे जा रही थी और अपने मन ही मन में बोल रही थी, करिश्मा, आज राघव इस नेवी ब्लू कलर के कोट में बहुत हैंडसम लग रहा है, मन तो कर रहा है राघव को हक कर लूं। अजय चुटकी बजाकर करिश्मा को उसकी सोच से बाहर निकालकर कहता है, करिश्मा चलो। फिर वो दोनों चले जाते हैं। आखिरी कुमार फैमिली ने राघव से झूठ क्यों बोला कि भूमि मुंबई में नहीं है, और अब राघव सच्चा पता चलने पर कुमार फैमिली के साथ क्या करेगा? चैप्टर 39 भूमि के जानकारी इकट्ठा करती सुनहरी।
वही राघव अपने कैबिन में बैठा बैठा काम कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक बात आती है और वो अपना फ़ोन उठाकर मोबाइल कंपनी को फ़ोन कर भूमि का मोबाइल नंबर देकर कहता है कि वो इस नंबर की लोकेशन के बारे में उसे पता करके बताए। वहीं दूसरी तरफ भूमि की दादी दोपहर के वक्त चिंटू को स्कूल से लेकर पैद ही आ रही थी। वो दोनों सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। तभी चिंटू ने दादी से कहा, चिंटू, दादी जी, आज आप मुझे लेने क्यों आई? मम्मी क्यों नहीं आई? भूमि की दादी, वो तुम्हारी मम्मी की थोड़ी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं आ गई। वही दादी चिंटू को एक दुकान से आइसक्रीम दिलवाती हैं। वो दोनों बातचीत करते घर जा ही रहे थे कि एक कार उनके पास आकर रुकती हैं और उस कार से ललिता उतरती हैं और ललिता अपनी माँ के पैर छूकर प्यार से चिंटू के सिर पर हाथ फेरती हैं और उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाती हैं। वही राघव अपने कैबिन में बैठा बैठा मोबाइल कंपनी के फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था। तभी राघव का फ़ोन बज उठता है और राघव फ़ोन झटपट उठा लेता है। मोबाइल कंपनी से राघव को पता चलता है और कि मैं का पामंदारे ने भूमि का फ़ोन इस वक्त मुंबई में ही है और मोबाइल कंपनी इस वक्त वो फ़ोन मुंबई में कहाँ है ये भी बता देती हैं। राघव हैरानी के साथ फ़ोन कट देता है। राघव हैरानी के साथ, भूमि इस वक्त मारे बस में। वही राघव के कैबिन का दरवाज़ा उसकी सेक्रेटरी तारा खटखटाती है। तारा, सर मैं आई कम इन? राघव तारा को अंदर आने को बोल देता है। फिर तारा राघव को बताती हैं कि अभी आधे घंटे में उन्हें 3 बैक टू बैक मीटिंग के लिए होटल ताज प्लेस जाना है। ये बोल राघव की सेक्रेटरी कैबिन से चली जाती हैं। वही राघव अपनी कुर्सी से खड़ा होकर खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है और खिड़की से शहर को देखते हुए कहता है, राघव, सोचते हुए, आखिर ये कुमार फैमिली क्या खिचड़ी पका रही हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता लगना पड़ेगा। राघव अपने उस बॉडीगार्ड को फोन करता है जिसे उसने कुमार फैमिली पर नजर रखने के काम पर लगा रखा है। राघव को उस बॉडीगार्ड से कुछ खास नहीं पता चलता। वही राघव आधे घंटे बाद अपनी सेक्रेटरी और मैनेजर दिनेश के साथ मीटिंग पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जिंदल मैशन में राघव की माँ, दादी और सुनहरी तीनों मिलकर दादी के कमरे में बेड पर बैठकर लूडो खेल रही थी। तभी राघव की दादी सुनहरी से कहती हैं, दादी, मजाक में, सुनहरी बेटी, तुम्हें अपने घूंघट में से दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी माँ सा खेल में चिटिंग कर रही हैं? राघव की माँ हैरानी से, सासू माँ, आप चिटिंग कर रही हैं और नाम मेरा ले रही हैं? सुनहरी शरारती आवाज में, सच कहूं तो चिटिंग तो खेल में कब से मैं कर रही हूं और आप दोनों को कुछ पता ही नहीं चला। इस बात के बाद तीनों जोर से हंसने लगती हैं। फिर खेल खत्म होने के बाद सुनहरी राघव की माँ से कहती हैं, सुनहरी, कुछ झिझकते हुए, माँ सा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? राघव की माँ मुस्कुराते हुए, हाँ पूछो। सुनहरी झिझकते हुए, वो हुमुक सा, इतना गुस्से में क्यों रहते हैं? राघव की माँ माथे पर हाथ रख, वो बचपन से ही गुस्से वाला है, मैं तो उसके गुस्से से परेशान रहती हूं। सुनहरी फिर से एक सवाल हचकिचाते हुए पूछती हैं, सुनहरी, हुमुक्सा, किसी भूमि नाम की लड़की के बारे में सुबह आपसे नाश्ता के टेबल पर बात कर रहे थे, ये भूमि कौन है? एक पल के लिए राघव की माँ और दादी दोनों ही चुप हो गईं। फिर राघव की माँ सुनहरी को भूमि के बारे में बताती हैं। राघव की माँ खुशी से, भूमि राघव की पत्नी है। सुनहरी, अच्छा, कुछ सोचकर, तो भूमि मैडम सा कहाँ हैं? राघव की दादी दुखी आवाज में, वो अपने पिता के घर हैं। सुनहरी, अच्छा मैडम सा, कुछ दिनों के लिए अपने मायके गई हैं। राघव की माँ से, वैसे मैडम सा कैसी हैं? राघव की माँ बेड से खड़ी होकर कमरे में डाले सोफे पर बैठकर कहती हैं। राघव की माँ खुशी से, मेरी बहू लाखों में एक हैं, सुंदर तो किसी अप्सरा जैसी हैं, दिल की भी बहुत अच्छी हैं। जे बो सब कैसन है? इससे पहले सुनहरी भूमि के बारे में और कुछ पूछती, राघव की माँ उसे दोपहर के खाने की तैयारी करने को बोलकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती हैं। वही दादी भी अपनी दवाई लेकर कुछ देर के लिए सो जाती हैं।
सुनहरी कुछ बड़बड़ाते हुए किचन में पहुंचती हैं तो दूसरी नौकरानी देव की उम्र 45 साल से टकरा जाती हैं। देव की सूखा कतें सा आते हुए, सुनहरी, तुमसे मैं कितनी बार कह चुकी हूं, ये घूंघट मत करो। इसके कारण तुम्हें और किसी दूसरे को चोट लग सकती है, जैसे अभी हम दोनों की टक्कर हो गई। सुनहरी बड़े प्यार से, जब मेरे चेहरे की चोट पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो मैं ये घूंघट हटा दूंगी। ये बोल सुनहरी फ्रिज की ओर सब्जी निकालने के लिए बढ़ ही रही थी कि पीछे से देवकी ने उसे आवाज लगाकर रोक पूछा। देवकी सवाल करते हुए, सुनहरी, तुम भूमि मैडम के बारे में बड़ी मैडम से क्यों पूछ रही थी? सुनहरी फ्रिज का दरवाज़ा खोलते हुए सुनहरी देवकी से कहती हैं, भूमि, कुछ खास नहीं। देवकी, सुनहरी, भूमि मैडम के बारे में तुमने बड़ी मैडम से तो पूछ लिया, पर कभी अपनी राघव सर से भूमि मैडम के बारे में मत पूछ लेना, वो गुस्सा होकर तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे। सुनहरी वापस फ्रिज का दरवाज़ा बंद कर देवकी की तरफ मुंडकर आश्चर्य से पूछती हैं, सुनहरी, ऐसा क्यों? देवकी बात टालकर बर्तन सेट करने लगी। सुनहरी ने फिर अपना सवाल दोहराया, पर इस बार भी देवकी चुप रही। फिर सुनहरी बुरी तरह से देवकी के पीछे पड़ गई। सुनहरी की जिद के आगे देवकी की चुप्पी टूट गई और वो बोली, देवकी, वो राघव साहब ने किसी बात पर भूमि मैडम को शादी के 20 दिन बाद ही घर से निकाल दिया था, और जब से कोई नौकर या उनका परिवार भूमि मैडम के बारे में राघव सर के सामने बात नहीं करता, अगर कभी बड़ी मैडम, राघव की माँ, भी भूमि मैडम के बारे में राघव सर से बात करती हैं तो वो उनसे नाराज होकर चले जाते हैं। सुनहरी दिलचस्पी लेते हुए, देवकी जी, आपको क्या लगता है हुमुक्सा ने अपनी पत्नी को शादी के 20 दिन के अंदर ही घर से क्यों निकाल दिया? देवकी डब्बे से चावल निकालकर एक थाली में करके कहती हैं, देवकी, इस बारे में हम नौकरों को कुछ मालूम नहीं है। सुनहरी भी फ्रिज से सब्जी निकालकर काटते हुए कहती हैं, सुनहरी हंसते हुए, पक्का हुमुक्सा की पत्नी बदसूरत होगी, तभी तो उन्हें अपनी पत्नी को शादी के 20 दिन बाद ही घर के बाहर का रास्ता दिखा दिया। देवकी सुनहरी को डांटते हुए, चुप, एकदम चुप। हमारी भूमि मैडम किसी अप्सरा सी सुंदर हैं, दूध सी गोरी, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाब की पंखुड़ी जैसे होठ और लंबे घने बाल जो घुटनों तक आते हैं, और हाइट फिगर बिल्कुल तुम्हारे जैसे। सुनहरी चाकू स्लिप पर रख, तो पक्का घमंडी होगी। देवकी हंसते हुए, भूमि मैडम और घनमड़ी, अरे वो तो दिल की इतनी अच्छी हैं कि जब तक जिंदल मैशन में थी तब तक वो हमें अपने परिवार की तरह रखती थी। सुनहरी गंभीर आवाज में, अगर हुमुक्सा की पत्नी इतनी ही अच्छी हैं तो उन्होंने उसे क्यों छोड़ा? देवकी हाथ जोड़कर, सुनहरी अब चुप हो जा, तुझे क्या लेना देना इन सब बातों से, चल जल्दी हाथ चला। सुनहरी अपने काम में लग जाती हैं। वही देवकी सुनहरी को घूर कर देखती हैं और खुद से कहती हैं, देवकी, ये सुनहरी बहुत तेज हैं, इस पर नजर रखनी पड़ेगी। फिर देवकी भी अपने काम में लग जाती हैं। क्या वाकई सुनहरी कोई मकसद लेकर जिंदल मैशन आई हैं? चैप्टर 40 सुनहरी के बदलते अंदाज। वही जिंदल मैशन में दोपहर के खाने के बाद राघव की माँ और दादी एक चैरिटी फंक्शन के सिलसिले में घर से बाहर चली जाती हैं। सारे नौकर भी सभी काम खत्म कर कुछ देर आराम करने सर्वेंट क्वार्टर में चले जाते हैं, सिवाय सुनहरी के। सुनहरी दाबे पांव मैशन के निचले फ्लोर पर सभी कमरे में कुछ ढूंढती घूम रही थीं। वही देवकी मैशन में वापस आती हैं। दरअसल देवकी किचन में अपना फोन भूल गई थी, तो वो वही लेने आई थी, पर उसकी नज़र सुनहरी पर पड़ती हैं, जो चोरी छुपे एक कमरे का दरवाज़ खोलकर कमरे में चली जाती हैं। वही देवकी ये देख अपने आप से कहती हैं, देवकी शक की आवाज़ में, ये सुनहरी पहले दिन से ही मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। कैसे घर में आते ही इसने परिवार के ज्यादातर सदस्यों का दिल जीत लिया। वही देवकी खुद से बड़बड़ा रही थी कि वो सुनहरी को दबे पांव कमरे से बाहर निकलता हुआ देखती हैं तो सीधे देवकी सुनहरी के सामने खड़ी हो जाती हैं
और अपनी कमर पर दोनों हाथ रख शक की भरे अंदाज में सुनहरी से पूछती हैं, देवकी, सुनहरी तुम मुझे बताओगी कि तुम चोरी छुपे इस कमरे में क्यों गई थी? देवकी को अपने सामने देख सुनहरी पल भर के लिए घबरा जाती हैं और बिना जवाब वहां से जाने लगती हैं। तभी देवकी पीछे से आवाज देकर सुनहरी को रोकती हैं। सुनहरी के कदम वहीं रुक जाते हैं। देवकी, शक की आवाज में, तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। शौ सा आ सा का नामा। वही सुनहरी अभी भी चुप ही खड़ी थी। तब देवकी उसे धमकी देते हुए कहती हैं, देवकी, सुनहरी तुम मेरे सामने अपना मुंह खोलोगी या राघव सर के सामने? अब सोच लो। राघव का नाम सुन सुनहरी थोड़ा लड़खड़ा जाती हैं और पास रखे टेबल को पकड़ लेती हैं और बहुत धीमी आवाज में कहती हैं, सुनहरी, देवकी जी, आप तो हम पर यूं ही शक कर रही हैं। हम तो बस इस महल जैसे सुंदर घर को देखते घूम रहे थे। वो हमने कभी अपनी जिंदगी में इतना बड़ा और सुंदर घर अंदर से जो नहीं देखा, बस यही बात है। देवकी, सुनहरी तुम्हारी बात पर मुझे भरोसा नहीं हो रहा। तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। सुनहरी, कसम खाते हुए, हम अपनी मारी हुई मां सा की कसम खाते हैं। हम बस घर ही देख रहे थे। पर देवकी को अभी भी सुनहरी की बातों पर यकीन नहीं आया था, इसलिए वो अपने मन में खुद से बोलती हैं, देवकी, इस सुनहरी को अकेला छोड़ना ठीक नहीं है। इस वक्त घर पर भी कोई नहीं है और सब नौकर भी आराम कर रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मेरे से साल में ऐसा अच्छा नहीं है। फिर देवकी को एक आइडिया आता है और वो सुनहरी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती हैं, देवकी, सुनहरी तुम मेरे साथ चलो, हम गप्पे मारेंगे। वैसे भी मैं बहुत बोर हो रही हूं। वही सुनहरी को न चाहते हुए भी देवकी के साथ जाना पड़ता है। वही देवकी सुनहरी को अपने रूम में लेकर पहुंचती हैं और उसे अपने बेड पर एक तरफ बैठकर खुद बेड पर लेटकर बात करने लगती हैं। वही काम से थकी देवकी बात करते करते ही सो जाती हैं। ये देख सुनहरी धीमी आवाज में खुद से कहती हैं, सुनहरी, मुसीबत टली। सुनहरी वापस मैशन के अंदर पहुंच बचे कमरे में कुछ ढूंढने लगती हैं। वही शाम भी हो चुकी। राघव की माँ और दादी घर लौट आई थीं। वही दूसरी तरफ मिस्टर कुमार अपने घर के हॉल में कुर्सी पर बैठ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने बाजू में खेल रहे चिंटू पर पड़ती हैं। मिस्टर कुमार चिंटू के हाथ में एक महंगा खिलौना देखते हैं तो थोड़ी शक की नज़रों से चिंटू को देखते हैं। उन्हें लगता है कहीं चिंटू ने ये महंगा खिलौना कहीं से चोरी तो नहीं किया, इसलिए वो चिंटू से थोड़ी सख्त आवाज़ में पूछते हैं, मिस्टर कुमार, न्यूज़पेपर टेबल पर रखकर, चिंटू, ये खिलौना तुम्हारे पास कहाँ से आया? चिंटू मिस्टर कुमार का सवाल सुनकर सामने की कुर्सी पर बैठी दादी को देखने लगता है। चिंटू की जगह दादी फट से बोलती हैं, मिस्टर कुमार की माँ, अरे अशोक बेटा, चिंटू ने मुझे बताया था कि उसके एक स्कूल के दोस्त ने उसे ये खिलौना दिया है। मिस्टर कुमार अपनी माँ की बात सुनकर चिंटू के सिर पर हाथ रखकर कहते हैं, मिस्टर कुमार, चिंटू बेटा, कल ये खिलौना अपने दोस्त को लौटा देना और मैं तुम्हारे राजीव भैया से बोल दूंगा, वो तुम्हें तुम्हारी पसंद का खिलौना दिलवाकर ले आएंगे। चिंटू सिर झुकाकर, ठीक है फूफा जी। तभी मिस्टर कुमार का फोन बज उठता है और वो बाहर चले जाते हैं। तभी मिस्टर कुमार की माँ चिंटू को अपने पास बुलाकर कहती हैं, मिस्टर कुमार की माँ प्यार से, चिंटू बेटा, तुम किसी को मत बताना कि हम ललिता आंटी के घर गए थे और ये खिलौना तुम्हें ललिता आंटी ने गिफ्ट दिया है। चिंटू, ओके दादी जी। फिर चिंटू खेलने बाहर चला गया। वही ये बात मिस्टर कुमार ने बाहर दरवाजा के पास खड़े होकर सुन ली, पर फिर भी उन्होंने अपनी माँ से कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि उनकी माँ को ललिता की याद आ रही होगी, इसलिए वो उससे मिलने गई होगी। वही जब रिया कॉलेज से लौटी तो उसने शेखर और उसके लफगे दोस्तों को चोल के गेट के पास खड़े देखा। रिया को देख शेखर गाना गाने लगा, शेखर, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। रिया उसे अनदेखा कर जा ही रही थी कि शेखर ने अपने हाथ से उसका रास्ता रोक लिया और हंसते हुए बोला, शेखर, रिया, अब तक मैं तुम्हें प्यार से समझने की कोशिश कर रहा था, पर अब मैं तुम्हें अपनी भाषा में समझूंगा। रिया को शेखर पर बहुत गुस्सा आता है और वो शेखर से दांत भींच कर कहती हैं, रिया,
शेखर ये धमकी देकर किसी और को डराना, अगर मैंने अभी चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लिया तो तुम वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाओगे, तो तुम्हारी भलाई मुझसे दूर रहने में है, समझे? या अपने मामा से कहूं अच्छे से समझाने के लिए। रिया की बात पर शेखर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वही शेखर का दोस्त मजाक में शेखर से कहता है, जागू, हंसते हुए, यार शेखर, रिया भाभी शादी के बाद तुझे अपनी जूती के नीचे रखा करेगी। शेखर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरफ हट जाता है और शेखर अपने ही दोस्त जागू को एक पंज मारता है और रिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, शेखर, रिया, मैंने एक बार जो ठान लिया फिर मैं वो करके मानता हूं, तो प्यार से मान जाओ और मुझसे शादी कर लो, वरना। रिया अपना हाथ छुड़वाकर रोते हुए घर चली जाती हैं। वही राजीव आज ऑफिस से जल्दी आ चुका था। जैसे ही रिया घर के अंदर रोते हुए आती हैं तो राजीव उसे रोककर उसे उसके रोने का कारण पूछता है। पहले तो रिया नहीं बताती, फिर राजीव के कई बार पूछने पर वो राजीव को शेखर के बारे में बता देती हैं। और फिर क्या था, राजीव की आंखों में खून उतर आता है और वो सीधे शेखर के घर पहुंच जाता है। वही शेखर घर पर अकेला था और हॉल में बैठकर आराम से टीवी देख रहा था। तभी राजीव शेखर को कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा देता है और फिर उसे कुत्तों की तरह उसके घर में घुसकर पीटने लगता। राजीव के सामने शेखर की एक न चल पाई, क्योंकि राजीव शेखर से लंबा और बॉडी बिल्डर जैसा था। वही राजीव शेखर को पीट पीट कर आध मराकर कहता है, राजीव, गुस्से में, मेरे बहन को अगर फिर कभी भी परेशान किया तो याद रखना, जान से खत्म कर दूंगा, समझे? पर यही ओशे न्याय। और फिर राजीव वहां से चला जाता है। वही दूसरी तरफ जिंदल मैशन में राघव की माँ, दादी और दादा गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। तभी सुनहरी दादी के पैरों के पास आकर बैठ जाती हैं और बहुत प्यार से दादी के पैर दबाते हुए कहती हैं, सुनहरी दादी सा, हम सोच रहे हैं आज हम सब घर वालों की पसंद की कोई एक चीज़ तो खाने में ज़रूर बनाएं, तो आप हमें जल्दी से सबकी पसंद की एक चीज़ बता दीजिए। दादी, सुनहरी बेटी, इन सब की क्या ज़रूरत है? सुनहरी, पैरों को और अच्छे से दबाते हुए, दादी सा, हमारा मन है, आप बस बताए। फिर दादी सुनहरी को घर के सभी सदस्यों की पसंद की एक एक डिश बता देती हैं। वही राघव की पसंद की डिश के बारे में सुनकर सुनहरी हल्के से मुस्कुराती हुए बोलती हैं, सुनहरी, दादी सा, हुमूक सा को राजमा चावल पसंद, यकीन से पा रहे हैं, मुझे तो लगता था हुमूक सा का पसंद का खाना बिरयानी या चिकन में से कोई होगा। राघव की माँ हैरानी से, सुनहरी, इसमें तुम्हें क्या अजीब लग रहा है? सुनहरी सिर झुकाकर, कुछ नहीं मासा, हम किचन में जाते हैं रात के खाने की तैयारी करने। वही सुनहरी खिलखिलाते हुए किचन में चली जाती हैं। आखिरी सुनहरी क्या मकसद लेकर जिंदल मैशन आई हैं और भूमि के बारे में इतनी जानकारी क्यों इकट्ठा कर रही हैं? आप सब लोगों को अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।